देखो दोस्त, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमको बतानी है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बोर्स का एटॉमिक मॉडल आप लोग जानते हो। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में आपको क्या पता है? सब कुछ सर्टेन होता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रिसाइजली हर चीज बताएंगे। बोर्स का एटॉमिक मॉडल जानते हो, उसमें पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाता है ना इलेक्ट्रॉन का। लेकिन बोर फेल भी तो कर गए थे। पार्टिकल नेचर मान के उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी, बोले न्यूक्लियस से इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। बोले R इज इक्वल टू 0.529 ऐसे करके ना, एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बोले लो इतनी डिस्टेंस पे ये रिवॉल्व कर रहा है, बोर्स ने बोला। अच्छा, फिर बोले इसकी स्पीड भी बता दी भाई। बोले फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी पर्टिकुलर स्पीड होती है, nth ऑर्बिट में ये है, और Vn की वैल्यू भी बता दी। बोला कि भाई Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n। बोर्स ने ये बोला भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बता दिया इन्होंने। तो माइनस साले किसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, हमारा कंठा गिरा देंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है प्लस 13.6। 13.6 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम के लिए ये होता है ना भैया, प्लस में आता है इंटू Z²/n²। ये तो बोर्स ने बताया था, अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये तो बताया था बोर्स। इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट में बता दिया। सब कुछ एकदम सही सही बोले हमारे हिसाब से। -2 टाइम्स, हाँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और Z², और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बता दी है ना, इंटू Z²/n²। इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। अरे यूनिट चेंज करना चाहते हो तो इसी को और भी यूनिट नहीं लिखते हैं ऐसे ही। अरे इसी को किलो जूल में लिखते हैं, 1312 किलो जूल पर मोल अगर आप चाहते हो, है ना, किलो जूल पर मोल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, इंटू Z²/n²। अगर यूनिट चेंज करोगे तो ये जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था, नहीं समझ रहे हो बे, किलो जूल पर मोल हो गया। और वैसे ये भी करोगे तो -2 टाइम्स ये 1312 किलो जूल पर मोल, और ये इंटू Z²/n²। ये बोर्स ने बताया कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी आपको पता है ना, और फिर फ्रीक्वेंसी, सब कुछ उन्होंने बता दिया। लेकिन जो उनका एक पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू NH/2π, बोर्स का एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट, वो तो नहीं बता पाए थे, है ना। तो वो इसको किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। बोर्स अनेबल किस लिए थे इसको बताने में? मतलब उनकी अनेबिलिटी या इनएबिलिटी किस लिए थी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो बोर्स ने माना ही था, लेकिन बोर्स की जो इनएबिलिटी थी कि वो mvr इज इक्वल टू NH/2π प्रूव नहीं कर पाए थे, वो इनएबिलिटी ये थी कि उन्होंने सिर्फ पार्टिकल नेचर माना हुआ था। समझ रहे हो भैया? यही तो इसको किसने प्रूव किया था? डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था, इसको वेव नेचर बता दिया था, ठीक है। तो फाइनली ये डी ब्रॉगली के बाद ये कंक्लूजन आया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में न्यूक्लियस की फील्ड में ऑसिलेट करता है और वेव बनाते हुए ट्रेवल करता है। वेव बनाते हुए ट्रेवल करता है ना भाई। डी ब्रॉगली नहीं तो यही बोल दिया था, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर मान लो थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 वेव बनाएगा, ऐसे 3 क्रेस्ट बनाएगा, 3 ट्रफ बनाएगा। नहीं समझ रहे हो भैया? ऐसे अगर कोई बोले फिफ्थ ऑर्बिट में है, मतलब एन की वैल्यू जितने नंबर ऑफ वेव्स बनाता है, जितने लैम्डा, मतलब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हो? अरे इसको क्या, थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ से। ये लैम्डा ये और ये की बात होती है, यहाँ से यहाँ की बात होती है। तो यहाँ से एक क्रस्ट से एक क्रस्ट की बात होती है ना, ये कितनी आएगी पूरी डिस्टेंस? ये 2 लैम्डा आएगा, ये लैम्डा आएगा भैया। अरे इससे एक लैम्डा आएगा, ऐसा लैम्डा लैम्डा, ठीक है ये। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या बोला, वो अलग चीज बोली। अब वो क्या होता है दोस्त? चलिए पेज नंबर 1 ओपन करिए। अच्छा, पेज नंबर सबसे पहले आप लोग 11-12 देख रहे हो? पेज नंबर 11-12 जो आपको शीट मिला हुआ है, सब लोग देखो जरा। पेज नंबर 11-12 पे IIT JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 IIT-JEE एडवांस में आया हुआ है 2017 में। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन श्रोडिंगर पे आज तक नहीं आया जब से IIT-JEE का पेपर हो रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन आए हैं श्रोडिंगर के, लेकिन इससे इजी है। और एक चीज और बता दें, श्रोडिंगर IIT-JEE के सिलेबस में नहीं लिखा होता, इवन लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में एक्सक्लूडिंग श्रोडिंगर, मतलब वो लिखते हैं कि आएगा नहीं श्रोडिंगर, एक्सक्लूडिंग, है ना, लेकिन फिर भी दे दिया था 2017 में, तो मतलब क्योंकि वो पहले पूछा जा चुका है ना। तो वो अगर इस साल भी प्रोस्पेक्टस है और उसमें लिख देंगे एक्सक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो उसको एक्सक्लूड मत मान ला, क्योंकि आपको पहले ये सब करा चुके हैं, ठीक है दोस्त, क्योंकि 17 में भी यही लिखा था। तो वो पेज नंबर हम आपको 11, 12 पे बता दे रहे हैं। 25, 26, 27 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि वहां पे मतलब डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी वाले तो इजी आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 में आ जाओ सबसे पहले। ऑनलाइन वालों है तुम्हारे पास शीट ये है दोस्त? यस अच्छा दोस्त, चलिए ध्यान से देखो दोस्त, जहाँ पे हाईलाइट करने को बोले हाईलाइट करना, पढ़ते रहना, और जैसे बोले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन भी शुरू करना। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने आपको पहले ही बता दिया है ना, क्वांटम मैकेनिक्स होती है, तो इसमें वही चीज है कि आपको पूरी क्वांटम लेवल पे देखना पड़ेगा। देखिए दोस्त, सबसे पहला लाइन आप लोग पढ़िए, लिखा है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है, हमको कुछ लिखवाना नहीं है, क्योंकि लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो लिखा है एटॉमिक मॉडल which is based on particle nature and wave nature of electron is known as wave or quantum mechanical model of atom. बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता था? वो कंसिडर करता था सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव फील्ड लाइंस ऑफ न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल नेचर के बोर ने बताया था। इसमें क्या है? एटॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। श्रोडिंगर ने यही बोला। और समझ में आ रहा भैया? और एक चीज और बता दें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोग देखते हैं, उसके बाद सिर्फ उससे 3 क्वांटम नंबर्स बनाई जाती हैं। श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन प्रपोज करने के पहले शेल्स का कॉन्सेप्ट था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे, ठीक है। उसके बाद शेल्स के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ये श्रोडिंगर ने बताया था। तो जो क्वांटम नंबर्स आप लोग पढ़ते हो, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सिर्फ श्रोडिंगर से यही तीनों आती हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता। स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है वो श्रोडिंगर से नहीं आती, वो अलग से बता दी जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त? उसका कोई एल्गोरिथम नहीं फॉलो करती वो, कहीं से ऐसा कुछ एनालॉग नहीं है, कोई आप उसकी तो किसी से रिलेट करके उसको नहीं बोल सकते। एंटायरली डिफरेंट चीज है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ जो बताया जाता है उसका कहीं से लिंक नहीं कि किसी इक्वेशन से कुछ आता हो। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक आती है, जिनसे शेल्स के अंदर सबशेल्स होना बताया जाता है, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होना बताया जाता है। डीजेनरेसी भी जो होती है वो भी श्रोडिंगर ही बताता है ना। स्पेस में एनर्जी डिफरेंस होता है सबशेल्स में, वो भी बताता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए फिर उसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन में, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन एज 3-dimensional wave in the electronic field of positively charged nucleus. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है उसकी पॉजिटिव फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन का, जिसका पार्टिकल और बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर है, वो रिवॉल्व करता है। वही लिखा है, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन एज 3-dimensional wave इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अरे ये वेव नहीं दिख रहा है? डी ब्रॉगली ने तो बता दिया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जिस शेल में होता है, अगर कोई बोले सर 5th शेल में है, तो 5th शेल में है तो 3-dimensional 5 वेव बना रहा होगा, ऐसे 5 क्रस्ट 5 ट्रफ, ठीक है दोस्त, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, वो फिर 4 है, एन की वैल्यू 4। तो जिस शेल में होता है उस शेल में उतनी नंबर ऑफ वेव्स बनाता है। तो इस केस में अगर आप आओगे तो एन की वैल्यू 3 मानोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 मानोगे। वही तो श्रोडिंगर ने भी बोला, डी ब्रॉगली से थोड़ा अपग्रेड करके। डी ब्रॉगली ने तो जस्ट जो बोर्स का क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, वो डी ब्रॉगली ने बोला था कंसिडरिंग वेव नेचर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और डी ब्रॉगली के आगे शुरू किया इन्होंने श्रोडिंगर ने, ठीक है दोस्तों। वही लिखा हुआ इसमें, दिस मॉडल, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन एज 3-dimensional wave
इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसके बाद लिखा है एरविन श्रोडिंगर, है ना, derived an equation which describes wave motion of an electron। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसको उन्होंने बोला कि भाई ये वेव मोशन जो भी है इलेक्ट्रॉन को वो डिस्क्राइब करेगी। देखिए दोस्त, इक्वेशन बड़ी सी लिखी हुई है, वो इक्वेशन तुमसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आज तक जेईई में सिर्फ एप्लीकेशन पूछा गया है। वो अभी आपको बताएंगे, वो 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। उस इक्वेशन को समझने में दिमाग न लगाओ, उस इक्वेशन में इन्वॉल्व ऑपरेटर्स हम आपको बता देते हैं, उस इक्वेशन में इन्वॉल्व जो वेरिएबल होता है वो बता देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, सबसे पहले लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसमें नए नए ऑपरेटर मिलेंगे। ठीक है, इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी होता है और भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। हमारा क्वेश्चन अभी हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में दिखा दिया, जेईई एडवांस वाला जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या किसी और ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उस पर हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इसको पूछने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं, मतलब उसका एप्लीकेशन हमें नहीं करना है। ठीक है तो लिखा है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, देखिए लिखा है एच क्रॉस, अरे लिखा है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे सर ये तो जो काइनेटिक एनर्जी बोर्स ने बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये होता है, टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन कर दो तो टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये बोर्स ने सिर्फ बताया था कंसिडरिंग पार्टिकल नेचर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आंसर आ गया था। जब वेव नेचर भी कंसिडर करोगे, पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करोगे, तो बहुत सारी और भी वेरिएबल्स आ जाएंगे। उन वेरिएबल्स के टर्म्स में नीचे लिखा हुआ है भाई, वेरिएबल्स बोर्स में भी तो आते थे, एच आता नहीं था, अरे आप बोलते थे उसमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लग रहा होता था, है ना, mv²/r = 1/4πε0 q1q2/r² करते थे, तो वहां भी आपका आता तो था ही ये वेरिएबल्स। ठीक, मतलब उनकी वैल्यूज रख देते थे, एच आता था उसमें, mvr = nh/2π वाला भी लगाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि उसने फिर वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों माना हुआ है। देखो इक्वेशन क्या लिखी काइनेटिक एनर्जी वाली, माइनस एच क्रॉस, सबसे पहले माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू d² अपॉन dx² इंटू साई, त्रिशूल जैसा बना, त्रिशूल जैसा, इसे साई बोलते हैं, PSI इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे पी साइलेंट है, साई बोलते हैं, त्रिशूल जैसा, है ना, बताते हैं अभी क्या होता है ये। और साथ में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी V x के फंक्शन में इंटू साई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना। तो कोई बोले साई क्या है, उसके बगल राइट साइड में आप देखो वहीं पे सब कुछ लिखा है शीट में, क्योंकि हम लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता। लिखा है क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्टली, क्लासिकल मैकेनिक्स जो जानते हो उसमें क्या बोलते हो, पोजीशन होती है, मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही सब जानते हो, स्पीड होती है, ठीक है, पोजीशन, ये सब जानते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन सबको डील करने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, उसको बोलते हैं साई, वेव फंक्शन। तो साई क्या होता है नीचे लिखा हुआ अभी बता रहे हैं आपको। साई और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डील करेंगे, अलग से कोई भी वर्ड नहीं यूज करेंगे कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग से कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे कि ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब नहीं, सब साई लिखेंगे और बोलेंगे इसी साई के अंदर सब कुछ है, साई के अंदर सब कुछ है। इसका मतलब साई क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो लिखा हुआ है उसमें, मोमेंटम हो गया, है ना, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन साई कहा जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी बता रहे हैं साई के बारे में डिटेल में बताएंगे। मतलब हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो अलग चीजें यूज करते हो आपको, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग टर्म्स नहीं यूज करने हैं, साई से ही सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है दोस्त, साई आपको बताया जाएगा क्या होगा साई, अभी देखिए। उसके बाद हमने एक और लिखा है नीचे, लिखा है d² साई अपॉन dx² इज इक्वल टू -2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई। अरे ऊपर वाली इक्वेशन नहीं एक तरफ कर दिया, और SHM की इक्वेशन जैसे दिख रही है, अब SHM की इक्वेशन जानते हो, जैसे आगे देखोगे तो लिखा रहेगा d² x अपॉन dt² इज इक्वल टू -ω²x। अरे SHM यही तो होता था, उसके हाँ उसके सॉल्यूशंस आते थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, y = a sin kx प्लस ओमेगा t, y = a sin cos, जनरल सॉल्यूशन भी आता था।
डेमोरिस थ्योरम टाइप से भी एक सॉल्यूशन आता था, उसमें e की पावर i थीटा करके नहीं आता था? अब उसका सॉल्यूशन नहीं जानते, उसका आता था ना उसमें। तो देखिए हाँ, ये पे जो लिखा है दोस्त, ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। तो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन प्रपोज की, कहाँ से डिराइव हुई वो तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना है तुमको उसमें। लोग प्रॉब्लम इसमें भी, कहाँ से आई इक्वेशन, हम कैसे जानेंगे? अबे तुमको क्या मतलब, श्रोडिंगर बेचारा पागल हो गया, इसको बनाते हुए तुम क्या करोगे उसको, कहाँ से डिराइव किया उसने? तुमको श्रोडिंगर बनना है? इक्वेशन दी हुई है, उससे अपना मतलब निकालो, छोड़ दो उसको फिर, है ना, क्योंकि डिराइव कोई नहीं कर सकता इसको ऐसे ही। और उसका हमने लिखा है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स। अरे जो आप लोग माइनस ये डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हो, उसका भी तो एक सॉल्यूशन आता है, ये एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, ऐसे करके नहीं आता आई के एक्स टाइप से? तो वही लिखा है, ये जो 3 डायमेंशनल एसएचएम इक्वेशन लिखी हुई है, इसका एक सॉल्यूशन होता है साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स। और साई जो आपको पता है वो क्या लिख सकते हो उसी को, ई की पावर आई के एक्स, डेमोरिस थ्योरम जो होती नहीं, cos की एक्स प्लस आई sin की एक्स, ठीक है। नीचे लिखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 3 डायमेंशन विद एनर्जी E, टोटल एनर्जी E। जैसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो x एक्सिस के लिए लिखिए, उसी में अरे लिखा है ना डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ना। अब उसी ने वही डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। कोई बोले एच क्रॉस क्या होता है? एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई, सुने हो ना पहले? अच्छा, एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस बोलते हैं, बोर्स में ही आपको पता होगा। एच क्रॉस जहां जहां लिखा है उसका मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई, उसी शीट में ही मेंशन करो, कुछ अलग से नहीं करना है। जब बोले कॉपी में लिखने को तब कॉपी में लिखना, ठीक है दोस्त। चलिए ये हो गया, उस इक्वेशन को ध्यान देने, उसके नीचे देखो एक एक वेव फंक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, आप उन पे हाईलाइट करना। नीचे लिखा है साई, साई का मतलब क्या होता है? देखिए साई क्या होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है, लिखा साई को बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईलाइट करो उसको, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद लिखा है इट डिस्क्राइब्स ऑल स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड दीज प्रॉपर्टीज कुड बी मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, पोजीशन। समझ में आ रहा है? सब कुछ एक्सप्लेन करता है ये साई। तो इन सारे फैक्टर्स, ये सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है साई। समझ में आ रहा है दोस्त? वही तो लिखा है वेव फंक्शन, साई को क्या बोलते हैं, लिखा है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईलाइट कर लो उसको वेव फंक्शन के बाद। कोई बोले क्या होता है वेव फंक्शन, उसके बाद लिखा है इट डिस्क्राइब्स all the properties associated with revolving electron and those properties may be या could be the kinetic energy, the potential energy, the linear momentum, angular momentum, है ना, speed, position, सारी प्रॉपर्टीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ये साई रिप्रेजेंट करता है जो। तो अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए साई लिखा है तो बोलोगे ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाला एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है। तो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाला वेव फंक्शन है, तो इसके कोई भाई कैसे भी हो सकता है ये। हमें इस पे स्पेकुलेशंस नहीं लगाया जाता कि लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, अलजेब्राइक होगा, कुछ भी होगा, है ना, मतलब क्यूबिकल होगा, स्क्वायर होगा, पैराबोला होगा, स्पेकुलेशंस अपने मन से कुछ मत लगाओ। वेव फंक्शन है, इतना ही इजी होता तो फिर पूरी दुनिया इसके पीछे को परेशान होती। वेव फंक्शन बता दिया गया। अब तुम्हें जो बताया जाए कि वेव फंक्शन ऐसे होता है वही याद करना। हमने तुम लोगों को क्या वेव फंक्शन के कुछ ग्राफ बताए थे? बताए कि नहीं? 1s 2s, हाँ 1s 2s 3s 4s 5s, s वाले एक साथ बताए थे, फिर p वाले बताए थे, d वाले भी बताए थे जब वो गाइडेड प्रैक्टिस सेशन जीपीएस। यस। हाँ तो अभी फिर आएंगे वो दोस्त, अभी फिर आएंगे भैया। तो फिर भी देखिए एक एक करके देखो, एप्लीकेशन देखो। सबसे पहले हम आज तुमको वही क्वेश्चन कराएंगे आईटी वाला जो बहुत डिफिकल्ट वाला 2017 एडवांस का, उसके बाद इजी इजी करवा देंगे, मतलब बाकी तो सब इजी हैं। देखिए लिखा है साई के बारे में फिर पढ़ रहे हैं, बार बार वही हम बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि वही रिपीट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत है। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलता है, डिस्क्राइब्स ऑल स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एंड दोस प्रॉपर्टीज कुड बी लीनियर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, बाय द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन और भी सारी चीजें, ठीक है, स्पीड हो गया। तो ये वेव साई हो गया। अब उसके नीचे देखिए वेव फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इसको भी लिख लो, लोग नाम से ही कंफ्यूज होते हैं, हम तुम्हें नेम से फैमिलियर करा रहे हैं।
वेव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, है ना, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, कहीं कहीं हो सकता है आगे चल के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड लिख दे। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है ये, आगे चल के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बताएंगे जो दूसरा टर्म होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब उसके बाद देखिए लिखा है द वेव फंक्शन मे बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन expressed in terms of coordinate x, y, z. The wave function may have positive or negative value depending upon the value of coordinate. अरे वेव फंक्शन भैया सारे स्केलर और वेक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, तो भैया जो वेव फंक्शन अभी हमने बोला था, लीनियर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, तो भैया उसमें स्केलर्स का भी और वेक्टर्स का भी दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो वेव फंक्शन की वैल्यू साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, समझ में आ रहा है? बताओ भैया। Yes, sir. तो हाँ, तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, वही लिखा है द वेव फंक्शन में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, जीरो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब वेव फंक्शन क्या होता है तुम सुनो तो, कोई बोले सर न्यूक्लियस, मान लो 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर थोड़ी रिवॉल्व कर रहा होगा, स्फेरिकल होगा ना, ऐसे भी कर रहा होगा, स्फीयर समझते हो, हर तरफ ऐसे Yes, sir. स्फीयर गोल गोल बनेगा स्फीयर टाइप से, तो स्फीयर होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हर तरफ, तो हर तरफ कोऑर्डिनेट होंगे तो इसका मतलब है एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला, मतलब रेडियल होगा, और रेडियल के बाद एंगुलर भी तो आएगा। Yes, आप sir. एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे है कोई, तो यहाँ पे तुम बोलोगे ठीक है आर तो हो गई रेडियल डिस्टेंस, और उस आर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप से आएगा, एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, आर एक होगा। आर के बाद उसको जब तुम रिप्रेजेंट करोगे तो थीटा फाई से भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, आएगा भैया? Yes, sir. हाँ, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो साई वेव फंक्शन बता रहे हैं वो एक्चुअली में रेडियली भी आपको देखना पड़ेगा, एंगुलर भी। तो साई वेव फंक्शन को दो में स्प्लिट किया जाता है फर्दर, बोलते हैं जो वेव फंक्शन आपने बोला था कि डिस्क्राइब्स ऑल स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड दैट प्रॉपर्टीज कुड बी स्केलर या वेक्टर, जो भी सारी प्रॉपर्टीज थी, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, सब कुछ है ना, द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से वेव फंक्शन को तोड़ते हैं दो चीजों में, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन डील करना आसान होता है, कैसे सुनो तो, जैसे न्यूक्लियस, सपोज करो 1s ऑर्बिटल डील कर रहे हो, सपोज करो, तो 1s ऑर्बिटल में गए तो पक्का स्फेरिकल होता है वो, तो स्फेरिकल होता है तो एक काम करो, रेडियली आप किसी डिस्टेंस पे पहुंच गए, समझ रहे हो, तो आर तो फिक्स हो गया, अब वो आर तुम्हारा हर तरफ फिक्स रहेगा क्योंकि उसी से स्फीयर बना होगा, Yes, समझ रहे हो? sir. तो अगर हम लोग बोले एक आर रेडियस का पतला सा सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो होंगे उनको मिला के स्फीयर बन जाएगा, समझ में आ रहा है Yes, दोस्त? sir. Yes, sir. नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो अगर, हाँ तो दोस्त आर रेडियस का हमने कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिला लो ऐसे ही हर तरफ, तो एक वो बन जाएगा पूरा स्फीयर, तो पूरा स्फेरिकल हो जाएगा। तो क्या करते हैं एक्चुअली, एंगुलर वेव फंक्शन डील करना काफी डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि थीटा फाई फिर आते रहेंगे, बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना थीटा फाई लेके, लोग इसलिए डील करते हैं जनरली एस ऑर्बिटल को कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन डील कर लेते हैं। अगर हमको ये पता लग जाए न्यूक्लियस से रेडियली जाते 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 आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो, आर डिस्टेंस पे, तो उसी को स्फेरिकल कर दो, आर डिस्टेंस तो सेम रहेगी, थीटा फाई कुछ भी Yes, कर लो, sir. थीटा फाई से इंडिपेंडेंट होगा बे। अगर 1s ऑर्बिटल के लिए वही आपसे पूछे, 1s ऑर्बिटल के लिए, किसी भी s ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s, रेडियली अगर आपको डिस्टेंस पता लग जाए कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है कुछ, तो वो स्फेरिकली भी तो होगी वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा थीटा फाई से, थीटा फाई कुछ भी कर लो, लेकिन क्योंकि आर डिस्टेंस आप फिक्स कर चुके हो, तो क्या है जो वेव फंक्शन है साई, उसको फर्दर दो चीजों में तोड़ा गया, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिफिकल्ट होता है, एनालिटिकली हम सब समझा देंगे एंगुलर वाला भी, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन उस पर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन सारे के सारे हमको रेडियल वेव फंक्शन पे करते होते हैं, और सिंगल क्वेश्चन एंगुलर वेव फंक्शन के कैलकुलेशन पे नहीं आया, वो दे ही नहीं सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा वो, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन पे ही जितनी बार कैलकुलेशन आए हैं वो है, ठीक है भैया, पढ़िए उसको जरा, नीचे देखिए लिखा वेव फंक्शन साई, वेव फंक्शन साई के आगे देखो ब्रैकेट में लिखा है आर थीटा फाई, अबे लिखा है साई आर थीटा फाई, अरे Yes, साई लिखा है, sir. आर लिखा है, Yes, sir. थीटा लिखा है, फाई लिखा है, तुम बोलोगे तीन एंगल होने चाहिए, बता रहे हैं दो ही एंगल क्यों लिखे हैं,
अच्छा आर तो समझ में आ रहा है कि आर के अंदर एक्स वाई जेड सारे आ जाएंगे। Yes, अरे sir. आर वही Yes, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया दोस्त, आर में सब आ गया। कोई बोलिए 3 एंगल होने चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको 2 एंगल इसलिए बोल रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस वाले को एक प्लेन मान लिया, तो पढ़ो तो एक प्लेन से एंगल ले लेंगे तो एक्स वाई दोनों आ जाए। अच्छा एक्स वाई के बीच में क्या होता है एंगल, 90 होता है। तो अगर कोई बोले एक्स वाई प्लेन से एंगल हमको पता लग गया, तो एक्स और वाई दोनों से बता सकते हैं हम, Yes, पता लग sir. जाएगा ना। तो अननेसेसरी ढेर सारे एंगल लिखने के अलावा उसने क्या लिखा है नीचे देखिए, साई जो वेव फंक्शन है इसको हमने स्प्लिट किया है 2 में, एक लिखा है रेडियल वेव फंक्शन, एक लिखा है एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन को कर दिया साई आर, मतलब आर को अलग कर दिया, अरे एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट लेने वाला है उसको अलग कर दिया, और जो एंगल लेके आने वाला जो वेव फंक्शन है उसको अलग कर दिया, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन। उसको एंगुलर को क्या लिखा है, साई थीटा फाई, लिखा है थीटा फाई, कॉपी में देखो उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप देखो तभी कैलकुलेशन कर पाओगे। लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r थीटा फाई। हमने आपको बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन निकाल दो तो किसी ऑर्बिटल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अरे गाइडेड प्रैक्टिस सेक्शन में यही तो पढ़ाया हुआ तुमने। किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको अगर पता लग गया, कोई बोल दे कि ये एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन किसी न किसी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ही होगा, साई वेव फंक्शन होगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से साई निकलता है, उस साई की वैल्यू जो होगी, अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो तो किसी भी ऑर्बिटल का ही वेव फंक्शन होगा। वो ऑर्बिटल कुड बी 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है थीटा फाई के बारे में, लिखा है फॉर अ पॉइंट आर थीटा फाई, मिला है फॉर अ पॉइंट आर थीटा फाई, a variable r represents the distance from the center of nucleus। हाईलाइट कर लो उसको, अंडरलाइन तो कर लिया करो, क्या पढ़ रहे हो, साले तुम्हारी कॉपी में अंडरलाइन नहीं है एक भी। हाँ चलो ठीक है, r थीटा फाई क्या रिप्रेजेंट, सॉरी r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल टू द पॉजिटिव z एक्सिस, समझ रहे हो, और फाई का रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से xy प्लेन का, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरे xy Yes. प्लेन से x एक्सिस से कितना उठा हुआ है, तो y से तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्त। तो उसने एक प्लेन से एंगल उठता हुआ दिखा दिया और z एक्सिस से थोड़ा सा कट होता हुआ दिखा दिया, तो तीनों एंगल उसमें आ गए, x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से। अननेसेसरी बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे हमको, नहीं तो 3 एंगल थीटा फाई जाई 3 एंगल बनाने पड़ते, तो 2 ही हो गया। सारी बुक्स में यही लिखा होता है, इसलिए हमने भी वही लिखा, अपने मन से हमने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन एक्चुअली में हम भी अच्छे से थोड़ी, कोई नहीं समझ सकता उसको, कितने एंगल डील करेंगे भाई। ठीक है दोस्त, क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ इसमें साई स्क्वायर, अरे नीचे से तुम आओगे तो 6th लाइन नीचे से, समझ में आ रहा है, नीचे से बॉटम से, कॉपी के बॉटम से 6th लाइन ऊपर पहुंची है, देखिए साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर के आगे ब्रैकेट में लिखा है आर थीटा फाई, अरे वो साई जहां जहां लिखा है साई का मतलब आर थीटा फाई, जब तक आपको अलग Yes. से ना बोले कि रेडियल वेव फंक्शन डील करना है एंगुलर डील करना है। अब साई स्क्वायर देखो बॉटम से एकदम 6th लाइन ऊपर जाके, साई स्क्वायर को बोलते हैं, अलग उसका नाम है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों उसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखो साई को हमने बोला था प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, साई को वेव फंक्शन बोला था, नाम पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगे उन पे क्वेश्चंस है। साई को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, या साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, ओवरऑल वेव फंक्शन, लेकिन साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हाईलाइट करो उसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम हाईलाइट करो, क्योंकि अभी हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर लिखा है डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल स्पेस। अरे डेंसिटी दे तो होता है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो पूरा पता लग जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, स्मॉल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वही डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो डेंसिटी की बात किया है। Yes, तो sir. साई स्क्वायर तो वही है साई स्क्वायर, ठीक है दोस्त, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है भैया। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन स्मॉल स्पेस, और उसी साई स्क्वायर के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, NLM, नेक्स्ट लाइन में, बॉटम से, पेज नंबर बॉटम पे जाओ, पेज के उसके 5th लाइन ऊपर आ जाओ, 5वीं लाइन। साई स्क्वायर को उसने जैसे साई को तोड़ा था 2 में, रेडियल और एंगुलर, वैसे साई स्क्वायर को भी तोड़ दिया। लो उसने क्या बोला है, जैसे तुम वेव फंक्शन
या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जानते हो, ये r थीटा फाई होता है, r थीटा फाई, इसको उसने तोड़ दिया था, ये भैया दो फंक्शंस हैं, साई r है और साई क्या होता है, थीटा फाई। वैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब साई स्क्वायर जो होता है r थीटा फाई, इसको भी दो तरीके लिखा जाता है, इसको बोल सकते हैं साई स्क्वायर r, और ये साई स्क्वायर इंटू थीटा फाई, मतलब थीटा फाई के टर्म्स में भी हो सकता है। इसी को एक और तरीका बोलते हैं साई स्क्वायर एन एल एम, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो ऐसे ही होती हैं। अब इसको भी Yes, ऐसे sir. बोल सकते थे, अरे साई एन एल एम, हमने आपको पहले ही बता दिया कि यही तीनों क्वांटम नंबर्स होती हैं जो आती हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन एक्चुअली में साई एन एल इंक्लूड करने वाला होता है, और एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली में एल एम इंक्लूड करता है। ठीक है दोस्त, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन ऐसे तोड़े जाते हैं। तो इसमें भी देखो ना, वही बॉटम पे लिखा हुआ है ना कि रेडियल वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है, बोलते हैं साई स्क्वायर एनएल, ये ले लेगा, और एंगुलर वेव फंक्शन को साई स्क्वायर एलएम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भी लिखने का ट्रेंड है कि साई स्क्वायर आर थीटा फाई को एनएलएम के टर्म्स में भी लिखते हैं। ठीक है दोस्त, अगर ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं। ठीक है भैया, इसको एक चीज और बोलते हैं, इस चीज को कभी कभी साई स्क्वायर को मिला के ऐसे आर लिखा जाता है, कैपिटल आर, आर और यहाँ पे आर, ऐसे आर आर भी लिखते हैं, देखो उसमें लिखा है ना नीचे रेडियल वेव फंक्शन, आर मतलब रेडियल, और या इसी को आर आर भी लिखते हैं, या इसी के नीचे ये भी लिखा रहता है एन एल। ठीक है भैया, और इसको लिखते हैं ऐसे बड़ा सा, इस वाली चीज को वाई। नए नए टर्म्स लिखे हो कहीं तो घबराओ नहीं, वाई लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं थीटा फाई, और ये होता है एल एम। अलग से अपनी कॉपी में भी लिखते रहना, या वहीं पे एक पेज आप देख लो कहीं हो कुछ भी, तो इनको लिख लो। यही चीजें हैं जो ऐसे लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा, जल्दी करिए फिर बताते हैं आपको। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इन चीजों को हम बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है इसका, कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी स्पेस में, किसी स्मॉल स्पेस में, पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन यूनिट वॉल्यूम, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाओ। वेव फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब कुछ हो सकती है ना भैया। वेव फंक्शन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है दोस्त, आगे बताएं ऑनलाइन वालों दोस्त। Yes, sir. तुम लोग भैया Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, पहुंच गए यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो एक मिनट रुक जाओ, इन लोग को लिखने दो। हाँ जल्दी कर लिया भैया, चलिए देखिए फिर से पढ़िए। ए आओ देखो वहां पर लिखो, अभी कर लेना इसको, चलो देखो लिखो। फिर सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे की 4 लाइनें ऊपर से पढ़िए, ऊपर से एकदम बॉटम से 5th लाइन, साई स्क्वायर एनएलएम या आर थीटा फाई इज इक्वल टू यही आर इंटू आर, और ये बता दिया हमने, जो बोर्ड पे लिखा है यही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, अब फिर लिखा है, अच्छा ये रेडियल वेव फंक्शन, हम बार बार रेडियल वेव फंक्शन पे एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रेडियल वेव फंक्शन ही पढ़ेंगे, एंगुलर वाला डील करना मुश्किल होता है, रेडियल ही पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है रेडियल वेव फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड एंगुलर वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, तो वही जैसे वो डिपेंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या वेव फंक्शन, वैसे प्रोबेबिलिटी ये एम्पलीट्यूड जैसे डिपेंड कर रहा है, वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम रेडियल की बात करेंगे, जानते हो जब हम रेडियल वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये बोलेंगे, सुनो तो रेडियल डेंसिटी की बात करेंगे। न्यूक्लियस से रेडियली आप बढ़ते चले जाओ किसी पॉइंट पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये पता लग जाएगी, फिर मल्टीप्लाई कर देना उसके एरिया से, तो पता लग जाएगा कितना क्या है। अभी आगे देखिए, ये समझ गए। नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन में लास्ट की 2 लाइंस लिखा है, द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन अ रीजन अराउंड दैट पॉइंट। क्यों दोस्त, अरे जब ये लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन यूनिट वॉल्यूम, तो किसी भी पॉइंट पे अगर साई स्क्वायर बोल रहा है तो उसको क्या डिकोड करोगे, वही तो डिकोड करोगे, द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट अ पॉइंट।
है ना, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहे, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज 100% श्योर नहीं होती, वहां पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। आज पढ़ाने के पहले कई बार हम क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र तो कर ही चुके हैं जीपीएस में। श्योरिटी नहीं होती वहां पे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। 100% श्योरिटी कुछ नहीं होती, इसीलिए तुम बोलते हैं कि ये बोर्ड ग्रीन नहीं है येलो है, हम नहीं है तुम नहीं हो, यही तो होता है ना, कितनी बार बताएं ये। क्वांटम 100% श्योरिटी नहीं होती दोस्त, है ना, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई हम इधर से क्रॉस करके निकल जाएंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े हो, YDSC? Yes, sir. तुमको पता है स्लिट से जब वो जाता है, स्लिट से दो चीजें निकलती हैं जाके स्क्रीन पे पैटर्न बनता है। Yes, sir. उसमें लफड़ा क्या है, रियलिटी वाली जो चीज है, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, रियलिटी YDSC का आप एनोमलीज देखोगे अगर, तुमको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कहीं, साइंस वाला एक्सपेरिमेंट, जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे देखते जाओगे इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, तो आराम से वो जो स्लिट्स होती हैं उनमें से निकल के जाएगा, स्क्रीन पे जाके ऐसे ही बीम के फॉर्म में इंसिडेंट होगा, ऐसे बीम के फॉर्म में। और तुम उधर मुंह खड़े करके मतलब इधर ऐसे खड़े हो जाओ और देखो तो इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे पैटर्न बनाता है, पैटर्न ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? पैटर्न समझते हो, हायर इंटेंसिटी लोअर इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जब अंडर ऑब्जर्वेशन होता है तो डिफरेंटली बिहेव करता है, और जब ऑब्जर्वेशन नहीं होता तो डिफरेंटली बिहेव करता है। बोलोगे ये क्या है, तो जादू है। तो ये क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन में बन चुका है इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा है तो सीधे ही जा, हमने क्या सोच लिया, इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहा है तो सीधे जाके एक पॉइंट पे जाके ऐसे पहुंच जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। और जब आप नहीं सोचोगे तो अपने आप वो पैटर्न बनाएगा, ठीक है, तभी हमको पैटर्न मिलता है। ये देख सर लेना वही तुम लोग। क्वांटम मैकेनिक्स को कहते हैं द मेयर ऑब्जर्वेशन चेंजेस द आउटकम ऑफ हाँ एन बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन चेंजेस द आउटकम, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑनलाइन वाले भी, कि आप ऑब्जर्वेशन जो होता है भाई, हमारे थॉट या हमारे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो आउटकम भी चेंज कर देते हैं जो तुम चाहते हो। इसीलिए लोग बोलते हैं, वैसे नॉर्मली घर में क्या बोलते हैं भाई, जो जैसे सोचता है वैसे बन जाता है। तुम सोचना शुरू करो, अपने आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही बनोगे। अब तुम और कुछ सोचोगे तो कुछ और बनोगे। क्या उसको इशारा कर रहे हो? चलो देखो, देखो दोस्त, ये समझ गया भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल इन अराउंड, समझ गए? नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज देखिए, लिखा है इफ द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल हैज वैल्यू साई एट सम पॉइंट आर, लिखा है तो ये वेव फंक्शन एक पार्टिकल का, है ना, लिखा हैज द वैल्यू साई एट सम पॉइंट आर, किसी पॉइंट आर पे उसने बोला है वेव फंक्शन की वैल्यू साई है, तो लिखा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एन इनफाइनिटेसिमली वॉल्यूम डी टाउ, उसे क्या बोलोगे, साई स्क्वायर डी टाउ बोलोगे। क्यों दोस्त, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तुम पहले डिफाइन कर चुके हो, क्या होती है, साई स्क्वायर। अब ये तो पॉइंट पे होती है ना, लेकिन छोटा सा वॉल्यूम अगर डीवी लिखा है कहीं पे, तो उस जगह पे, उस छोटे से वॉल्यूम में हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी रेडियल एंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं। कोई बोले ओवरऑल वेव फंक्शन है साई, ओवरऑल, समझ रहे हो दोस्त, ओवरऑल वेव फंक्शन है साई, तो साई स्क्वायर क्या होगा, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, है ना, डेंसिटी वही तो होती है, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अगर वहीं पे कोई बोले छोटा सा वॉल्यूम है डी तो बोलोगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर इंटू डीवी, यही हो जाएगी दोस्त। बहुत बढ़िया दोस्त, ये हो जाएगा। अबे वही तो लिखा है, देखो लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल, है ना, एट एनी पॉइंट हैज वैल्यू साई, तो बोला है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ, वो डी वॉल्यूम डीवी जो लिखा है हमने उसी को डी टाउ बोल दिया, डीएक्स डीवाई डीजेड कर दिया, इनफिनिटेसिमली स्मॉल डीएक्स डिस्टेंस डीवाई और डीजेड लेके डी, उसमें क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर डी टाउ आएगी, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखो लिखा है ऑल्सो, बस हम लोग एंड पे पहुंच रहे हैं, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लो बस। उसके बाद लिखा है ऑल्सो इफ द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल हैज वैल्यू साई एट सम पॉइंट x, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, उसे हम x प्लस डी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देखो दोस्त क्या कहना चाह रहे हो, अरे वही साई स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल टू 1 लिख दिया है ना। मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करने पे मिलेगी ना। अब इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ना तुमको, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा मतलब गारंटी है मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी। तो 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होंगे अगर आप 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दे रहे हो तो।
उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है रेडियल प्रोबेबिलिटी का, रेडियल की बात की गई है, सुनिए रेडियल रेडियल। कोई बोले सर यहां से r डिस्टेंस पे हम गए, r डिस्टेंस पे, ठीक है दोस्त, यहां से फिर एक dr थिकनेस और निकल गए, dr, r पे dr वाला जो फिजिक्स में आप लोग जानते हो, r पे dr ले लिया ऐसे करके, ये dr और ले लिया हमने, ठीक है दोस्त। कोई बोले r जो रेडियस है इस पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, क्या वो 4/3 पाई r क्यूब आएगी, 4/3 पाई r क्यूब। और कोई बोले जो आपने ये dr थिकनेस का एक ये ले लिया है स्ट्रिप एक तरह से, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्यूब, 3 कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr आ जाएगा। बताओ दोस्त। Yes, sir. तो अगर Yes, आपसे sir. कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे दोस्त, हाँ न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, r डिस्टेंस पे वेव फंक्शन की वैल्यू है साई, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। रेडियली आ रहे हैं हम, रेडियली मान लो, चलो ठीक है, साई स्क्वायर। तो कोई बोले इस पॉइंट के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये जो dr थिकनेस की आपने एक स्ट्रिप ली हुई है, इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, साई स्क्वायर dv हो जाएगी। Chi square तो into 4 तो pi साई r स्क्वायर dv इज इक्वल टू, तो साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr आएगा दोस्त। dr. Yes, वो sir. देखो वहीं पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दोस्त, वो लिखा हुआ है, देखिए उसने क्या बोला है, साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr, और उसको 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया है, तो आगे इसकी वैल्यू 1। मतलब क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, है ना, इन स्मॉल रीजन, वही जो dr है। ये कुछ समझ में आ रहा है दोस्त, क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक Yes, समझ में आ गया। sir. बस एक वर्ड हमारे कहने पे, एक वर्ड जो नीचे लिखा हुआ उसको याद कर लो, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करके शीट में बनाया हुआ है, उसको लिखा है रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और उसका नाम दिया है पीआर, हमने अपने मन से दिया है ना उसको, पीआर, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू क्या है दोस्त, वो है साई स्क्वायर एनएल। अबे जब रेडियल प्रोबेबिलिटी नाम दिया है तो प्रिंसिपल और Radial एलिमेंटल में क्वांटम NL नंबर हो ही तो जाए. आएंगे, Yes, sir. और ये 4 पाई r स्क्वायर, बस इतना। इसको अलग से अपने हाथ से लिखो वहीं कहीं जहां भी हो, हम चाहते हैं तुम्हारे हाथ और दिमाग में कोऑर्डिनेशन बने कुछ लिखने वाला, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। हम रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अब हम एंगुलर प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। एंगुलर प्रोबेबिलिटी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सारे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी में करेंगे, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी के अलावा आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं कैलकुलेशन वाला। एंगुलर प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आता है सिर्फ, थ्योरेटिकल मतलब कि भाई क्या होता है, अपने हाथ से लिखो वहीं कहीं जहां भी शीट में आप लिख रहे हो, खाली जगह नीचे इतनी दे रखी है वहां पे, जहां भी चाहो लिख लो या हाईलाइट कर लो उसको, कि रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पीआर। कहीं पे अगर कोई पूछे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे पीआर होता है वो होता है साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, एंगुलर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्त। अभी रुकिए, Yes. फिर से सुनो, उसके नीचे हमने डेफिनेशंस लिखी हैं, कुछ जरूरत नहीं है उसकी पढ़ने की। ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन होती है, देखना चाहते हो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन होती है, देखो लिखा है द स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल, उसी को तो बोलते हैं। नोड क्या होते हैं, द रीजन वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी ना मिले। नोडल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नोडल पॉइंट। नोडल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नोडल प्लेन, ठीक है दोस्त। आप लोगों ने सुना होगा नंबर ऑफ, जनरली नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एल, डीजेड स्क्वायर के लिए नहीं होता, ये डीजेड स्क्वायर में फिल कर जाता है, नहीं जानते हो, अरे डीजेड स्क्वायर में साले जीरो होते हैं वहां पे, Yes, नहीं sir. समझते हो। तो ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल की वैल्यू के बराबर होता है। अब सुनिए, उसके बाद और है, देयर आर टू टाइप ऑफ नोड, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो अगले पेज में हम बताएंगे, प्रूफ इसका देख के ऑब्जर्व करके फॉर्मूला बनाया गया है ये। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l। नीचे एसएचएम की क्वेश्चन लिखी है, उसके सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है। आप एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आओ, अभी सब आएंगे, सुनो श्रोडिंगर का फर्स्ट पेज अभी फिर से आएंगे बताने तुम्हें,
पहले देखो, आओ नेक्स्ट पेज पे। इस पे जो बहुत सारी इक्वेशंस लिखी हैं, बहुत सारे ग्राफ लिखे हैं, बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारे ग्राफ लिखे हैं, वहां पे पहुंचो। देखो जरा, देखो जरा दोस्त, हमने सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, रेडियल वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। रेडियल वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखा हमने, एंगुलर वेव फंक्शन की बात नहीं की है। एक्चुअली हम कोई भी वेव फंक्शन डील करने जा रहे हैं तो सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन ही उसमें पढ़ेंगे उसका। अरे जितने भी, हमने आपको क्या बोला है, सुनिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, एसएचएम होती है। उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्चुअली में वेव फंक्शंस आते हैं। वो एक ऐसी इक्वेशन है कि अगर उसको कोई सॉल्व कर ले तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो साई वेव फंक्शन आएगा, ओवरऑल वेव फंक्शन। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आएगा, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और वो वेव फंक्शन एक्चुअली में डिस्क्राइब्स ऑल द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन। हम लोग को जो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना होता है रेडियल वेव फंक्शन में, हमारे सिलेबस में एक तरह से करना होता है। एंगुलर वेव फंक्शन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आएंगे, थीटा फाई में, समझ रहे हो ना, कई कई इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे। वो अभी तक किसी ने किसी बुक में भी नहीं लिखा एंगुलर वेव फंक्शन, उन्होंने सर्च करके देख लिया, दिया है तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, नए नए ऑपरेटर्स यूज करके। ठीक है, हमारा कंसर्न है रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन वो होता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर को डील करता है। एंगुलर वेव फंक्शन अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डील करता है। तो जितने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन निकाल ले रहे हो आप, तो पक्का वो किसी एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है। साई 1s, साई 2s, साई 3s, साई 4s, जानते हो आप लोग, उस वेव फंक्शन की इक्वेशन होती है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि वेव फंक्शंस बनते हैं। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, अगर आपने श्रोडिंगर ओवरऑल सॉल्व किया तो ओवरऑल वेव फंक्शन, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, साई 1s वर्सेस आर, अगर ओवरऑल की बात कर रहा है कोई, ओवरऑल, यहाँ पे रेडियल की बात अभी बताते हैं, रुक जाओ। फिर आता है साई 2s वर्सेस आर, तो अगर आर लेकिन लिख दिया आपने तो रेडियल वेव फंक्शन पे आप टूट पड़े हो, है ना दोस्त। ओवरऑल वेव फंक्शन कुछ और, साई 3s वर्सेस आर, और वैसे ही अगर आप आओगे साई 4s, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे वर्सेस आर, ओवरऑल वेव फंक्शन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में, है ना दोस्त। अरे ओवरऑल वेव फंक्शन Yes. आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में, ये कहना चाह रहे हो। लेकिन दोस्त अगर आप लोग सिर्फ इस पे आ रहे हो, साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बना रहे हो, मतलब रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हो, तो हमने आपको पिछली क्लास में गाइडेड प्रैक्टिस सेशन में शुरुआत कहाँ से कराई थी, हमने बोला था अगर 1s का तो यहाँ ऊपर से आता है ग्राफ और 0 की तरफ ऐसे चला जाता है, ठीक है, कहीं टच नहीं करता 0 पे। 2s पे अगर आते हो तो ग्राफ आता है एक बार नीचे और नीचे से टच करते हुए जाएगा उस पर 0 पे। ऐसे ही याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद कर लो इसको, ऐसे ऊपर से आके 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है दोस्त, साई 4s बनाते हो तो आएगा ऊपर से ही, ऐसे आएगा और ऐसे नीचे से निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रहे हैं यहाँ पे। और 5s बनाओगे तो ऊपर से ही आएगा और नीचे ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है भैया, और 6s बनाओगे तो दोस्त ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, अरे ये साइज इनका छोटा होता चला जाता है, सिर्फ s ऑर्बिटल वाले होते हैं। तो क्या है, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से। ठीक है भैया, न्यूक्लियस से अगर आप दूर जाते चले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा चांस होता है इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, हेडिंग क्या लिखा है, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने सबसे पहले लिखा है साई 1s, जरा देखो तो कैसे लिखा है उसी ने, अब एक कॉपी में देखो उसमें जो लिखा हुआ है साई 1s लिखा है, या उसी को लिखा है R1s, कैपिटल R। अरे रेडियल वेव फंक्शन को R से लिखते थे, या लिखा है साई 1,0। अबे साई 1,0 से क्या कहना चाह रहा है वो, अरे n,l, जैसे इसी 1s को क्या बोलोगे 1,0, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अजीमुथल 0 है, इसको क्या लिखोगे साई 2,0, 2,0 करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसको क्या लिखोगे साई 3,0, प्रिंसिपल और अजीमुथल, इसको क्या बोलोगे साई 4,0, इसको साई 5,0, और लास्ट में क्या लिखोगे साई 6,0। ऐसे भी लिखा हो सकता है, क्या पता पूछ ले कभी। तो प्रिंसिपल अजीमुथल हो गया था, इसका मतलब है रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर के बीच में ग्राफ है ये। बताओ दोस्त, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, ये बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, है बे? दिख रहा है। दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है,
तो फिर से देखिए, देखो देखो यहाँ देखो, उसने बोला है कि जितने वेव फंक्शंस होते हैं रेडियल वाले सारे लिखे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जितने भी रेडियल वेव फंक्शन है भाई, उनमें एक पॉलिनोमियल आ रहा है और मल्टीप्लाइड बाय एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ना बे, जितने भी रेडियल वेव फंक्शन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक ओवरऑल वेव फंक्शन बना होगा, ओवरऑल वेव फंक्शन से रेडियल अलग करके हमको बता दिया गया। कहाँ से आया? वो श्रोडिंगर के सॉल्यूशन से आया होगा। श्रोडिंगर के सॉल्यूशन से ओवरऑल वेव फंक्शन साई आया होगा। वो रेडियल और एंगुलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। रेडियल को अलग करके निकाल के हमें दे दिया गया, और रेडियल में बोला गया कि जितने भी रेडियल वेव फंक्शन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो सारे के सारे वेव फंक्शन में एक पॉलिनोमियल आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नहीं समझ रहे हो? और जो एक्सपोनेंशियल है वो सबके सबके केस में कॉमन सा आ रहा है। क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल वाला? Z by तो naught. ZR by हाँ N in साई, हाँ ठीक है, साई 1,0 की वैल्यू क्या है दोस्त? ऐसे 2 टाइम्स z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2 है ना। और e टू द पावर 1s की बात कर रहे हैं, 1s की बात, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना भाई, n की वैल्यू 1 पुट कर देना। और मान लो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं या किसी की भी, ठीक है, तो z के टर्म्स में आएगा आंसर। क्या आएगा भैया? अरे -zr अपॉन ए नॉट। N. Yes sir. n की वैल्यू 1 पुट कर दो। कोई बोले ए नॉट क्या है? ए नॉट वही है जो बोर्स ने बताया था, 0.529 एंगस्ट्रॉम या 53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये क्या, एक फंक्शन, मतलब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है ये। e की पावर -zr अपॉन na नॉट हर जगह कॉमन है, -zr अपॉन na नॉट। अगर z की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू बदलते चले जाओ, एक्सपोनेंशियल वाला सबके लिए कॉमन आ जाएगा। देखो साई 1s क्या लिखा है हमने, n के टर्म्स में लिख दिया, n वहां पे पुट कर देना। साई 1s की वैल्यू क्या लिखा है? 2 टाइम्स z बाई ए नॉट की पावर 3/2। वो तो कांस्टेंट है रे, कांस्टेंट नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, साई 1,0 साई 1,0 k टाइम्स e की पावर -zr अपॉन ए नॉट, है कि नहीं? ये तो आएगा। तो इसका मतलब Yes ये तो sir. एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो देखो ना साफ साफ, वो क्या था? अबे यही तो था एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो 1s वाला साफ आ साफ दिख गया रहा sir. है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है साफ Yes साफ sir. कि उस पे 0 पे क्या होगा और ये नीचे चलता चला जाएगा। इसे याद भी करना है क्योंकि ये 2 बार आइटम पूछा गया, एक बार वे फंक्शन दे दिया था, एक बार नहीं दिया था। हम अभी बताते हैं क्वेश्चन, देखो साफ साफ क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में दिखा रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है। ये 1s वाला पूछा गया है, रुकिए। उसके बाद देखो लिखा है साई 2s और r2s और साई 2,0। क्या लिखा है उसमें? 1/2 √2 इंटू z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2 2। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कोई पॉलिनोमियल 2 माइनस 2zr अपॉन na नॉट इंटू e टू द पावर -zr अपॉन na नॉट। n की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देना क्योंकि 2s की बात कर रहे हो। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कहीं कहीं कुछ 2 कट पे जाएगा। तो क्या एक फंक्शन आ रहा है जैसे y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, हाँ, इंटू e की पावर -x, a माइनस बी एक्स इंटू ई की पावर -x, ऐसे आ रहा है। पहले एक लीनियर फंक्शन है, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका मतलब जो साई 2s है वो लीनियर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, रूट आएगा इसका, वही रूट आता था जो कट करता था इस 0 पे, ये बात है एक जगह, ठीक है। ठीक है, अभी रुको। तो ये हो गया। वैसे साई 3s दिया है, साई 3p दिया है। कोई बोले ये हमको कैसे पता लगेगा? तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये हमेशा देंगे आईआईटी वाले। साई 1s इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं कि याद कर लो इसको, किया ही है सिंपल सा फंक्शन, वैसे याद तो ये सब भी हो जाएंगे। ये इसलिए याद कर लो क्योंकि 2 बार ये पूछा जा चुका है, तीसरी बार वो नहीं देंगे, है ना। लेकिन बाकी किसी भी वेव फंक्शन पे अगर वो आए, समझ रहे हो दोस्त, तो पक्का उन्हें वेव फंक्शन देना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं पता होता। अगर तुम जानना चाहते हो कि वेव फंक्शन हमको ना पता, मतलब वैसे ही हम कर लें, तो ये ग्राफ याद रखो, देखो एक पैटर्न सा फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है? तुम्हें इसका वेव फंक्शन भी पता है, इसका पैटर्न भी पता है ग्राफ का, बाकी सबके पैटर्न तो ऐसे ही पता लग रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है दोस्त? तो 1s 2s 2p ये सब दिए हुए हैं, कुछ कॉपी करना है बोर्ड पे, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी करो, कुछ कॉपी करना हो ग्राफ वाला। वो 1s वाला अलग से अपनी कॉपी में लिख लो, 1s वाला अपनी कॉपी में लिख लो दोस्त। हम उसीलिए तो हम भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं भैया, उसकी जरूरत है 1s वाले की, उसको याद करना है ऐसे ही एज इट इज। नहीं, उसको हेडिंग ये लिखो, रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल, पूरा लिखोगे।
ऑनलाइन वालों तुम लोग भी अपनी कॉपी में जब लिखना उसको कहीं पे, तो उसको लिखना रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के लिए है, सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन है वो। रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल हमने राइट साइड में लिखा हुआ है, उसको लिखो बस। अभी कल बहुत इजी, अब देखो चीजें इजी हैं, कुछ नहीं करना तुमको, अभी देखना सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बस। समझे भैया? रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल, क्लियर है? यस सर। अब देखो हम जो बता रहे हैं उसको देखो, अब सुनिए। अगर हम लोग ये वाला 1s के लिए हो गया, ये ड्रॉ कर चुके हैं उसको, ये वाला नहीं किया? अरे यार कर ली। अरे पिछली बार ड्रॉ किए थे, अभी कर लेते तो अच्छा रहता। कर लोगे इसको? ठीक है, कर लियो तो अच्छा है। अगर कोई बोले 2 इसके लिए, रुको तो, 2p के लिए कोई बोले सर रेडियल वेव फंक्शन हम 2,1 के लिए बनाना चाहते हैं, साई 2,1 समझ रहे हो? अबे 2p के लिए बनाना चाहते हैं भाई। आर तो ये बना चुके हैं हम, कैसे बनेगा? ओरिजिन से उठता था, एक पीक बनता था, ऐसे निकल जाता था। अगर कोई बोले सर हम इसके लिए बनाना चाहते हैं साई 3p के लिए, 3,1 के लिए, तो क्या करेगा? उठेगा ऐसे, एक बार कट करके ऐसे निकल जाएगा। और अगर कोई बोले हम साई 4p के लिए बनाना चाहते हैं, साई 4,2 के 4,1 के लिए, तो क्या बनाओगे भैया? 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे निकल जाएगा। बताओ दोस्त। वैसे आपको हमने पिछली उस गाइडेड प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि 3D के लिए, तो 3,2 के लिए अगर बनाओगे तो ग्राफ ये भी ऊपर जाता है, लेकिन थोड़ा दूर जाके ऐसे निकलता है। क्यों दोस्त? क्योंकि डी ऑर्बिटल दूर होते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2p का भी यही बन रहा है और 3D का भी यही बन रहा है, एक पीक, लेकिन 3D वाला पीक थोड़ा डिस्टेंस पे आता है, एंड सो ऑन। ऐसे बना लोगे आप लोग, बना लेना दोस्त। 4D का अगर बनाना हो, 4D मतलब 4,2 वर्सेस आर, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। ये 4,2 है, इसको कॉपी में बना लो भैया, बना लो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो रिवीजन करोगे तो कैसे हो पाएगा? अब क्वेश्चन के, अच्छा उसमें बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं, देखो खाली जगह भी छोड़ रखी है। अरे शीट में तुम्हारे, अरे शीट में 1s 2s 3s 2p 3p 4s कुछ खाली छोड़ रखा है, बना लोगे? यस सर। इसको ड्रॉ कर लो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यही क्वेश्चन आईटी वाले पूछते हैं भाई। अब बस देख लो सारा, बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है ये। खत्म नहीं मतलब कंक्लूजन पे। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? अरे ये जिसपे खाली जगह है बे, ये नेक्स्ट पेज जिसको बोलते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग, सबके पास शीट है। पेज नंबर 4 पे हेडिंग जो लिखी है उसको पढ़ो। बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्त, ये पूछा है। और देखो उसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका नाम होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है दोस्त, सुनो, इसमें y एक्सिस से पुट करते हैं हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने pr लिखा था, नहीं पे रेडियल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर होता है। तो जो खाली जगह लिखी हुई है, खाली जगह वहां दे रखी है ना हमने, वहां पे लिखो। अच्छा ये लिखा तो है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वर्सेस डिस्टेंस r, ठीक है दोस्त? तो लिखो वहीं पे रेडियल प्रोबेबिलिटी pr इज इक्वल टू, अबे वहीं पे लिखो, छोटा छोटा लिखना, पूरा वहां डेरिवेशन करना पड़ेगा, अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अरे pr बोलते हैं ना इसको, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन pr is equal to radial probability of finding an electron pr is equal to, लिखो 4πr स्क्वायर, ओ सॉरी साई स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, ये तो बोलते हैं। अब pr की वैल्यू क्या होती है?
साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यही होता है। ठीक, अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो, बंद करो इसको, सब बंद करो ये सब। हम जो बोले वो करना, सब बंद कर दो तुम लोग, ये सब शीट वेट बंद करो भाई, कॉपी में लिखो। लिखो ड्रॉ, जो बोले वो करो, लिखो कॉपी में ड्रॉ। ड्रॉ करना है और हम आपको सर, डेटा एक भी दे रहे मिनट। हैं। अच्छा, कॉपी निकाल लो भैया, सब लोग ऑनलाइन वाले तुम सब लोग कॉपी निकालो। अब कैलकुलेशन करना है, शीट वेट में कुछ नहीं देखना है, जब तक हम ना बोले तब तक शीट नहीं ओपन करना। लिखो ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर, draw radial probability distribution curve for a part। लिखो a part, अरे लिखा draw radial probability distribution curve for a part, लिखिए 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, फिर लिखो 2s ऑर्बिटल, फिर लिखो 2p ऑर्बिटल। एक एक 3 पार्ट है ये, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईआईटी में, 2 बार। हमारी बात सुनिए, गिवन डेटा तो लिख लो, लिखो गिवन डेटा। गिवन क्या दिया हमने तुम्हें, इसमें गिवन डेटा भी दे रहे हैं आपको। गिवन डेटा है ये साई 1,0 या साई 1s ले लो सीधे, 1s साई 1s इज इक्वल टू k टाइम्स e टू द पावर माइनस r बाई a नॉट। ठीक है दोस्त, ब्रैकेट में लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं ये सब कुछ हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है दोस्त, मतलब z की वैल्यू 1 लेनी है, z की वैल्यू 1 लेनी है। साई 1s हो गया, साई 2s देखिए, साई 2s में लिखिए k टाइम्स 2 माइनस, देखो भैया साई 2s में k टाइम्स 2 माइनस r बाई a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस r बाई 2 a नॉट। ये साई 2s दिया हुआ है तुम्हें, साई 2s। ठीक है दोस्त, अरे साई 2s और साई 2p ये भी गिवन है तुम्हें, साई 2p गिवन है k टाइम्स, भाई इन सबके k अलग अलग है, कोई जरूर नहीं कि वही k है, कोई मतलब नहीं बनता वैसे उस k का। k टाइम्स r इंटू e टू द पावर माइनस 2p की बात कर रहे हैं दोस्तों, r बाई 2 a नॉट। ये जो दिया है इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। रुको हम हिंट करेंगे अभी। क्लियर दिख रहा है भैया? 1s ऑर्बिटल के तुम्हें इनके बीच में ग्राफ बनाना है, और ये 2 बार आइटम पूछा गया है, अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऐसे पी आर समझते हो, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पी आर वाई एक्सिस पे। Yes. और साई 1s का स्क्वायर बोला यहाँ पे, साई 1s समझते हो? अब ए पार्ट में 1s ऑर्बिटल है, साई 1s का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल सा ग्राफ होगा ये, आप लोग समझ सकते हो। मैक्सिमा देख लेना, और ये बताना ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमा आएगा, ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। क्या पहला ग्राफ ये तो बनाना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है ना, तो वाई एक्सिस पे रेडियल प्रोबेबिलिटी तो लिखोगे भैया, रेडियल प्रोबेबिलिटी हमने लिख दिया वाई एक्सिस पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, और वर्सेस डिस्टेंस r, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1s ऑर्बिटल के लिए, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हम बोल चुके हैं। आप एक काम करो, साई का स्क्वायर करो और 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो फंक्शन बन जाएगा वाई एक्सिस वाला फंक्शन। तो उसकी वैल्यू देखो 0, हाँ उसकी वैल्यू 0 कहाँ पे है, तो पता लग जाएगा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, और फिर डिफरेंशिएट करके चेक करो मैक्सिमा कहाँ पे आएगा। ओरिजिन पे 0, साले एक्सपोनेंशियल पावर नहीं दिख रहा तुमको? इन्फिनिटी पे 0 नहीं आएगा, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे। Yes, ऐसा sir. कैसे हो सकता है कि सिर्फ r इक्वल टू 0 पे 0 बाकी 0 ना हो कभी? ठीक है, देखो दोस्त,
इस ग्राफ को अगर बनाना है तो तुम क्या करोगे भैया, साई 1s का स्क्वायर जो होता है इंटू 4πr², इसकी वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा k का स्क्वायर इंटू e⁻²r/a0, ठीक है, इंटू 4πr² आएगा दोस्त, Yes, y sir. एक्सिस पे ही तो आएगा। हाँ तो दोस्त ठीक है, आपने बोला रेडियल प्रोबेबिलिटी PR जो आएगा वो आएगा साई स्क्वायर इंटू 4πr², साई 1s का स्क्वायर इंटू 4πr², और ये वैल्यू आ गई। तो मेरे दोस्त ये PR जीरो कहाँ पे है, जीरो पे है। ये पूरा फंक्शन जीरो कहाँ पे है, r = 0 पे 0 है। Yes, sir. मतलब कुल मिला के आपने ये बोला कि सर जो PR की वैल्यू आ गई वो आ गई 4π k r², k स्क्वायर चलो ठीक है, k स्क्वायर भी मान लेते हैं, खैर मतलब नहीं बनता उसका, तो जीरो ही हो जाएगा। r² इंटू e⁻²r/a0 आया है, और ये है पूरा फंक्शन। ये फंक्शन जीरो कहाँ पे है, जीरो और इन्फिनिटी पे। डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे तो मैक्सिमा का पता लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, Yes, सुनो तो, सुन तो लो मेरे दोस्त, एक बार डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी कर देते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी कर देते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई कांस्टेंट है a, उसको डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ रहा है, जी कैलकुलेशन के लिए इजी बता रहे हैं, d/dr ऑफ a = 0, तो d/dr ऑफ √a भी तो जीरो हो जाएगा। अबे जो कांस्टेंट है उसका अंडर रूट कर दो, स्क्वायर कर दो, रहेगा तो जीरो। yes, भैया sir. d/dr ऑफ हम PR = 0 करेंगे, तो PR = 0 करने से अच्छा है तुम एक काम करो, कैलकुलेशन के लिए तुम्हें हिंट हेल्प कर रहे हैं तुम्हें, d/dr ऑफ √PR = 0 भी तो कर सकते हो। अरे वो कांस्टेंट है ना PR, अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो मैक्सिमा निकालने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, एक चीज जीरो हो जाएगी, तो क्या तुम्हारे पास d/dr ऑफ r इंटू e⁻⁻r/a0 = 0 ही तो पुट करना है, नहीं समझ रहे हो, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो सीधे और डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे, क्या इक्वेशन बन रही है, r = a0 आ रहा है। इसका मतलब बड़ा बढ़िया से ग्राफ बन गया। लो, ओरिजिन से शुरू हुआ, इन्फिनिटी पे जाएगा, और r = a0 पे क्या आ गया, मैक्सिमम। ये तुमने कोई जादूगरी नहीं की, ये बोर्स ने भी यही किया था। हाइड्रोजन के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम पे होती है, वही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है दोस्त। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ गए। Yes, sir. समझ तो दूसरा वाला कौन बनाएगा बे, दूसरा वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। तुम्हें क्या करना है, रेडियल वेव फंक्शन बनाना है सबसे पहले। रेडियल वेव फंक्शन वैसे बना लेना, और रेडियल वेव फंक्शन जब बन जाए तो पहले उसको देखना वो खुद कहाँ कहाँ जीरो है, r = 0 पे 0 है, r = इन्फिनिटी पे 0 है, मतलब उसमें देख लेना अगले वाले में। और फिर उसके बाद जीरो के बाद देखना भैया अगर वो दोनों जगह जीरो है तो पक्का कहीं मैक्सिमाज आए होंगे। अब जो भी मैक्सिमाज होंगे वो निकालना, और कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, कितने डिस्टेंस पे है वो भी करके बताओ, चलो कॉपी करो। अबे साई 2s हमने लिख दिया अभी, करके बताओ, 3 जगह जीरो आएगा तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है तुम्हें। हमें वो डिस्टेंस बताओ न्यूक्लियस से कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, है ना दोस्त। अरे मेरे दोस्त ऑनलाइन वालों, मेरे भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. भैया हमने साई 1s वाला पूरा बता दिया ग्राफ, साई 2s वाला बताओ। तो पहले तो फंक्शन बनाओ तुम, कौन सा, रेडियल प्रोबेबिलिटी, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है 0, मैक्सिमा 2a0 पे नहीं आएगा, गलत कर रहे हो तुम, 2a0 पे साले नोड आने वाला है, कुछ भी थोड़ा और दिमाग लगाओ। 1s वाला 2 बार IIT में पूछा जा चुका है, ये जो ग्राफ अभी तुमको बोर्ड पे दिख रहा है हमने जो बनाया है, 2 बार IIT में आया, अभी दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। लेकिन दोस्त हम साई 2s के लिए पूछ रहे हैं कि साई 2s का अगर वेव फंक्शन दे दिया जाए, ये 2 - r/a0 e⁻⁻² और हम ये पूछना चाह रहे हैं इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस
डिस्टेंस आर, ग्राफ बताओ। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो होता क्या है, साई स्क्वायर करोगे ना, साई 2s का स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, तभी तो वाई एक्सिस आएगी। अरे इसकी वाई एक्सिस क्या है दोस्त, यही तो होती है इसकी वाई एक्सिस, साई स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। तो मेरे भाई साई 2s का स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर करो, तो 4πr स्क्वायर इंटू साई 2s करोगे तो क्या आएगा, कोई वैल्यू बनेगी, उसको चेक करो कहाँ कहाँ जीरो बन रहा है, तो वो नोड हो जाएंगे। बहुत प्यारा दोस्त। और बताओ, मैक्स जब पता लग जाए तो भैया, अगर ये बता रहे हैं 3 जगह जीरो आ रहा है, 3 जगह जीरो है तो 2 मैक्सिमा आए होंगे, वो Yes. दोनों मैक्सिमाज, उन दोनों मैक्सिमाज की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या क्या आएगी वो बताओ। तो पहले तुम्हें नॉर्मली एक वेव फंक्शन y बना के उसको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो जब वेव फंक्शन y बनेगा, अगर एक फंक्शन y बनेगा जिसको रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बनेगा। तो पहले वही देख लो जीरो कहाँ पे आएगा। तो ऐसा हमको लोग बता रहे हैं r इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ रहा है जीरो, और सर एक 2a बता रहे नॉट, टू सर ए 2a नॉट हैं नॉट, 2a नॉट पे, और सर 2a नॉट क्या? एक मिनिमा का पॉइंट भी है। 2a नॉट जीरो आ रहा है, मिनिमा, मिनिमा नहीं होगा, हाँ मिनिमा होगा जीरो, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्त पहले तो तुम रेडियल प्रोबेबिलिटी बनाओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं पीआर। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है पीआर। तो पीआर जो लिखोगे मेरे भाई, तो वो आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होगी साई 2s का स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, और साई 2s हमने आपको दे रखा है k टाइम्स 2 माइनस r बाई ए नॉट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस r बाई ए नॉट आ जाएगा, क्योंकि r बाई 2 ए नॉट है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो r बाई ए नॉट तो आएगा, इंटू 4πr स्क्वायर भी आएगा। कर रहे हो तो अच्छा है। तो यहाँ से पीआर की वैल्यू जो आने वाली है, जैसा आप लोगों ने हमको बताया 4π k स्क्वायर, करते रहना तुम लोग, इंटू 2 माइनस r बाई ए नॉट का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस r बाई ए नॉट, ये आएगा। इसकी वैल्यू 0 एक आ रही है, कुछ और गड़बड़ हो गया, अब r भी तो रहेगा यहाँ पे, r स्क्वायर भी तो रहेगा, लो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा r स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2r माइनस r स्क्वायर, हे हाँ समझ रहे होगे तुम लोग, अपॉन 2a नॉट। हम अपने तरीके कर रहे हैं, तुम लोग अपने तरीके कर लो। अरे r को हमने उसी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2r नहीं आ जाएगा, 2r माइनस r स्क्वायर बाई 2a नॉट का होल स्क्वायर, ये हो गया दोस्त। ये जीरो कहाँ कहाँ पे है, एक r इक्वल टू जीरो पे है, एक r इक्वल टू ए नॉट पे है, एक r इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, तो पक्का 3 जगह जीरो आ गया। अब मेरे भाई इसको तुम्हें मैक्सिमा चेक करना है, मैक्सिमा चेक करना है अगर, तो ग्राफ तो हम ऐसे बना दे रहे हैं कि साई 2,0 का होल स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर वर्सेस r के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसा लोग बता रहे हैं हमको, ये ऐसे कुछ आएगा। हमको ये हाइट, ये डिस्टेंसेस बतानी है। कहाँ जीरो, बट 2a नॉट पे मिनिमा आएगा, लो r इक्वल टू 2a नॉट पुट करो, फंक्शन ही जीरो हो जा रहा है, y एक्सिस की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, ये वैल्यू तो 2a नॉट है। अरे कुछ भी बताओगे, मैक्सिमा डिफरेंशिएट करो, 4a नॉट नहीं आएगा। माइनस रूट 5 a नॉट आ रहा है। अच्छा क्या बता रहा हो बेटा, फिर से बताओ। 3 प्लस माइनस रूट 5। बहुत प्यारा दोस्त, तुम लोग को सिंपल सा डिफरेंशिएशन में साले पटक के मारेंगे अभी, कंजुगेट पेयर आएंगे। अरे ऐसा तो आंसर कैसे आ गया तुम्हारा, तुम लोग क्वाड्रेटिक गलत बना रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, होश में नहीं हो क्या बे तुम लोग। तुम्हें सही लग रहा है साले, तुम्हें लग रहा है वो थोड़ी सही है।
डी वाई डी आर ऑफ पी आर इक्वल टू 0 पुट करो। तो भैया पी आर 0 पुट करोगे, डिफरेंशिएट करने में अगर बहुत दर्द हो रहा है तुमको अंडर रूट पी आर को 0 कर दो, नहीं तो तुमको लगेगा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा फंक्शन बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने किया है बस। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है तो उसका अंडर रूट का भी 0 होगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, डी बाई डी आर ऑफ आर टू आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2a0। कुछ गड़बड़ हो गया, ये 2 कहाँ से आ गया? इसको कहाँ से आ गया ये? ठीक है ना क्या? ठीक है भैया, ये 2 थोड़ी आएगा। अंडर रूट लेंगे तब आएगा। अंडर रूट लेंगे तो आएगा। अबे रुक जाओ भैया, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट अगर इसका करोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना ये वाला, और e की पावर माइनस आर बाई 2a0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। लो, अरे इसको डिफरेंशिएट करना है, 2a0 नहीं है मेरे भाई, a0 है, a0 है यहाँ पे। तो अच्छा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो इसी को डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, मैक्सिमा वो आ जाएगा। सर तो वो ये बाय 2a0 ही होगा। बाय 2a0 कैसे? कुछ गलत लिख दिया क्या? बाय 2a0 कैसे आएगा? अरे अंदर हमने इस आर स्क्वायर को अंदर कर दिया तो ये स्क्वायर पावर में तो ही है इसके। 2 कैसे? नीचे 2 नहीं आएगा दोस्त, कैसे 2 कर रहे हो? सर वो जो इक्वेशन दी हुई है सर शीट में, उसमें n की वैल्यू है ना नीचे, 2 माइनस 2zr बाय n। तो z की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 कट नहीं जाएगा? जहाँ 2 2s के लिए बात सर करो। ठीक ठीक। हाँ दोस्त, तुम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 नहीं पुट कर पा रहे हो, इसको कब करोगे? इसको नहीं तो कर लिया तो फिर से करो, नहीं इसे कैसे? नहीं करोगे तो बैठे रहोगे चुपचाप। भैया ऑनलाइन वालों तुम लोग भी करो, और ये ऑफलाइन वाले एक आध का आंसर आया है, ऑनलाइन में भी एक आध का आंसर आ गया जैसे। ये गलत। हाँ, हम ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस तो तुम लोग खुद ही बता रहे हो, और ये डिस्टेंस 3 डिस्टेंस है, टूट गया था। 3 डिस्टेंसेस हैं। ऑनलाइन वाले भी बेचारे कभी कभी ये लोग भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते। ये डिस्टेंसेस बताओ। हाँ, बीच वाली 2a0 है, इन्होंने तुम सब ने बोला 2a0, ऑनलाइन वाले सब बता रहे हैं 2a0। अरे ये दोनों डिस्टेंसेस, उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो। जिंदगी बेकार है साले तुम लोग की। और जब डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो 2 रूट्स आएंगे, और तुम दोनों रूट्स निकालो। तुम लोग को सिंपल सा वो डिफरेंशिएशन 2 है, उसमें एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक वो है प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर चेन, तो चेन भी लग जाएगा, चेन प्रोडक्ट दोनों लगेगा इसमें। अरे बनाओ भैया वो सब। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो जो शीट है ना, शीट नंबर पेज नंबर 4 पे हमने उसको आंसर लिख डाला है। हाँ, तुम साले कैसे मैथमेटिक्स लगा रहे हो? गलत नोट कर लिया और तुमको छेड़ने वाला आ जाए नहीं ना, नहीं छेड़ता तुम साले जरूर करते हो। कहाँ गया है? डेट पे गया है? देखें है क्या? शिवांश होगा, कहाँ गया?
नहीं है लग रहा है, मैं बोलता अब तक। आने तो साले को बताते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम, लग रहा है दिख नहीं रहा ये। अनिरुद्ध, अच्छा ये 3 माइनस रूट 5 ए नॉट आएगा, वो हमें सॉल्व तो वहाँ पे देखो दूसरा 3 प्लस यस रूट सर 5 आ रहा है। आ रहा है। कैलकुलेट कर लिया भैया। और दोस्त ऑनलाइन 3 माइनस रूट 5 ए नॉट है, क्यूबिक नहीं बनेगी कहीं भी, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो नहीं रही तुम लोगों से। 3 माइनस रूट 5 ए नॉट ये डिस्टेंस आएगी, और 3 प्लस रूट 5 ए नॉट ये डिस्टेंस आएगी। अच्छा तुम लोग को शर्म नहीं आ रही साले कि इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो? नहीं हो रहा है, हम कर देते हैं, रुको हम कर दे रहे हैं। अभी तो हम और इसमें कुछ बताना चाह रहे थे कि ग्राफ की हाइट ऊंचे ये ऊपर क्यों उठ गई और दूसरे पहले वाला लोअर क्यों रह गया, और तुम लोग वो डिफरेंशिएशन में ही पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे हो अभी। इसका रीजन ये तो नहीं कि सर जैसे जैसे दूर जाती है इससे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर का टर्म है, तो 4 पाई r स्क्वायर टर्म है वो कह सकते हो बिल्कुल, या इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दोगे तो न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू पता भी लग जाएगी। लॉजिकली भी समझ सकते हो कि 4 पाई r स्क्वायर का टर्म डोमिनेट कर रहा है इसलिए ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे इसको और किसी का आया भैया, इसको डिफरेंशिएट करके ये d बाय dr ऑफ 2r माइनस r आ स्क्वायर गया बाई सर। और ठीक लोग है, अभी आ गया। बहुत लोग उधर बैठे हैं ऑनलाइन में, और लोग है भाई, बहुत लोग हैं। क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगी इसमें सर, एक मिनिमा का क्यूबिक कब बन गई मेरे भाई? क्यूबिक ऑनलाइन वाला क्यूबिक कौन बता रहा सर है? क्वाड्रेटिक बना। उसमें से 3 रूट आए थे और 2 मैक्सिमा थे, एक मिनिमा थे, तो सर मैंने एकदम अंडर रूट में किया था, तो सर क्यूबिक ही बनी थी। अच्छा उसमें बिना अंडर रूट के किए थे तुम? x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं उसने क्या किया है बच्चे ने कि वो इसका अंडर रूट नहीं लिया था, अंडर रूट लेके करोगे तो स्क्वायर क्यूबिक नहीं बनेगी। यस सर, तब क्वाड्रेटिक बन रही है। तो इसीलिए तो हम इतनी देर से बता रहे हैं कि अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो भैया अंडर रूट बाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है तो कांस्टेंट का स्क्वायर करके भी कौन सा तुम कर लोगे, ओ तब भी 0 आएगा, या अंडर रूट ले लो तब भी 0 आएगा। तो भैया और लोग ऑनलाइन वालों दोस्त, तुम लोग अगर ऐसे नहीं करोगे तो 1s ऑर्बिटल तो पूछा गया कई बार आईटी में, समझ रहे हो दोस्त? अब ठीक है, और कोई भैया ऑनलाइन वालों कर लोगे? अब चलो देखो जरा पेज नंबर 4 ओपन करो, ये पेज नंबर 4 पे देखो सब लोग, ये 4 पे ये दोनों ग्राफ हम पहले ही बना चुके हैं और वैल्यू रूट निकाल के लिखा जा चुका है पेज नंबर 4 पे, ठीक है। अब यहीं से एक रिजल्ट आपको डायरेक्ट, तुम बोलोगे सर ऐसे हम कब तक करते रहेंगे, हमने 2 सिर्फ डिफरेंशिएट करके दिखाया है, ठीक है दोस्त। हेलो ऑनलाइन वाले आगे बताएं। यस सर। यस सर। अब तुमको ये लगेगा, तुम लोगों को ये लगेगा कि सर एक बात बताइए, तुम लोग को यही लग रहा है, ये ग्राफ हो गया सब लोग कॉपी कर लिए, पेज नंबर 4 पे भी ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तुमको ये लगेगा ऐसे ही तो फिर हम हर वेव फंक्शन की हमें पता होना चाहिए रेडियल वेव फंक्शन, हम उसका स्क्वायर करेंगे, हाँ कॉपी कर दो, हम उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके हम ऐसे करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट ये होता है, अच्छा ये जो 2 ग्राफ बनाए हैं, ये जो 2 ग्राफ, इसमें मैक्सिमा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैक्सिमा की वैल्यू है, नंबर ऑफ मैक्सिमा, क्या वो आपके n माइनस एल आ रहे हैं, n माइनस एल, अरे मैक्सिमा दोनों ग्राफ में n माइनस एल की वैल्यू है, यस और सर। जो नंबर ऑफ रेडियल नोड आ रहे हैं n माइनस एल माइनस 1 आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हो, n माइनस एल माइनस 1, नहीं समझे भैया? तो एक काम करो, अगर तुमसे कल को कोई पूछे कि सर साई 3,0 3s है ना ये, स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, रुक जाओ, y एक्सिस पे रखना है और x एक्सिस पे रखना है डिस्टेंस r, तो इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आएंगे? अभी तो फॉर्मूला बताया सर क्या 2 होता है, वो आएंगे। n माइनस एल माइनस 1 कितना आ जाएगा इसमें 2, और नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आ जाएंगे? मैक्सिमा आ जाएंगे n माइनस एल इज इक्वल टू 3,
तो अब तुमको कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ट्रिक है। देखो ऐसे ओरिजिन से उठाना ग्राफ, और हर ग्राफ का पीक ऊंचे उठाते चले जाना। एक मैक्सिमा आएगा इसमें, कितने, सॉरी 2, कितने मैक्सिमा है, 3 3 मैक्सिमम। 3 मैक्सिमा ऐसे बना देना और बाद में फाइनली 0 पे लिए जाना इस ग्राफ को। ठीक है दोस्त, नहीं बनाओगे अब तुम ग्राफ आगे से पीक उठाते चले जाना। और ये फॉर्मूला याद कर लो आगे से कि तुम्हें डेरिवेशन कैलकुलेशन इसलिए करवा दिए क्योंकि आगे हम कैलकुलेशन करवाने जा रहे हैं। आईआईटी वाले कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार पूछे हैं। तो देखो ग्राफ बनाने का कैलकुलेशन वाला तरीका भी याद कर लो, ट्रिक वाला तरीका भी याद कर लो, नंबर ऑफ रेडियल नोड वाला भी, नंबर ऑफ मैक्सिमा वाला भी। नंबर ऑफ रेडियल नोड वाला भी और नंबर ऑफ मैक्सिमा वाला भी। अगर आपसे कोई पूछता है इसी में कि सर हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं इसका साई 5,2 होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर 5D के लिए बनाना चाह रहे हैं, इसका बना दो। अगर हम आपसे बोले साई स्क्वायर 3 अदर 5,1 5P के लिए बनाना चाह रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना चाह रहे हैं दोस्त। आगे वाले पीक ऊंचे उठाते चले जाना भैया। और यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले साइज 6,0 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये तीनों ग्राफ बनाओ। 6,0 है ये लास्ट में, 5,2 तो फॉर्मूला वही n माइनस एल माइनस 1 मैक्स रेडियल नोड आ जाएगा, n माइनस एल की वैल्यू मैक्सिमा आ जाएगी। बनाओ दोस्त, कैसे आएंगे? और फिर शीट निकालो, प्रैक्टिस करवाएंगे अब क्वेश्चंस की। 5,2 कैसे आएगा? कितने मैक्सिमा है? 3। अबे एल माइनस एल 3, मिनिमा कितने आए? 2। तो मेरे दोस्त ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ एक्चुअली उतना नजदीक नहीं बनेगा, दूर ऐसे ऐसे एक मैक्सिमा, ठीक है, फिर दूसरा मैक्सिमा, फिर तीसरा मैक्सिमा, ऐसे थोड़ा दूर से जाके बनेगा ऐसे। और P वाला भी थोड़ा सा, ये 5P है, 5P में कितने आ जाएंगे मैक्सिमा? 4 बनेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 4 मैक्सिमा और ये निकल जाएगा। और 6S का क्या होगा दोस्त? कितने मैक्सिमा आएंगे भाई? 6, ऐसे बन जाएगा। अब एक काम करो, चलो प्रैक्टिस, चुपचाप प्रैक्टिस करते हैं। बना लोगे इन सारे ग्राफ को? हाँ, अब चलिए एक काम करिए, जो पेज हम बोलते हैं वो पेज ओपन करना। पहले एक इजी वाला क्वेश्चन करा दे जो आईआईटी में आया हुआ है, पता नहीं इसमें इन्होंने आईआईटी लिखा नहीं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 7 ओपन करो बे, क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करो, जल्दी बताओ। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताइए, हो जाए तो। अबे 1s ऑर्बिटल के लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए प्रोबेबिलिटी सी पार्ट, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी लिखी है, साई नहीं लिखा है, पी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर की बात की है, साई स्क्वायर बोला है ना, तो सी ऑप्शन आएगा। समझ गया दोस्त? सी ऑप्शन हो गया। अब एक काम करो, रुक जाओ, हम बता रहे हैं, पहले कर लो, सुनो, अभी रुक जाइए। पेज नंबर 9 पे आ जाओ। 9, अरे 9 पे रिपीट हो गया। 9 पे क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है, 9 पे 17 वही है, ठीक है भैया। अब एक काम करिए, सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 10 पे, मैट्रिक्स उस पे कॉलम मैचिंग में, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। 19 चलिए मैच करते हैं। अच्छा सुनो, इसमें आंसर्स पीछे मत देखना, कुछ आंसर्स गलत हैं, इसलिए तुम सॉल्व करा रहे हैं।
3s ऑर्बिटल के लिए पूछा है, इसमें गलत हो सकता है भैया, दिमाग मत लगाना। 3s ऑर्बिटल के लिए क्वेश्चन नंबर 19। सर दिया ही नहीं। है ही 3s नहीं। नहीं है ना कोई, गलत है 3s। अभी उसको Yes. चेंज कर देंगे, अभी चेंज कर देंगे भैया 3s को। बी पार्ट के लिए देखो 3p के लिए, तभी तो हम बोले आंसर गलत है। आर है। 3p का तो r R मैच कर वाला। रहा है। अरे 3p का साइज स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर लिखा है y एक्सिस पे। ऑनलाइन वालों बाकी लोगों को दिख रहा है भैया, साइज स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर y एक्सिस पे है। तो बी वाले का कौन सा मैच किया, r मैच कर गया। आर करेगा। सी वाले का कौन सा मैच करेगा, एस। सर S वाला करेगा। 3D के थोड़ा लिए दूर दूर है। जाके सर एक आएगा A मैक्सिमम। अच्छा तो एक बात बताओ, तो सी और डी ऑप्शन में पी और एस मैच करने वाले थे, यही कहना चाह रहे हो ना। सी ऑप्शन में एस मैच करेगा या पी मैच करेगा। एस करेगा, थोड़ा दूर S जाके करेगा होगा। सर, दूर है थोड़ा वो। तो पक्का डी ऑप्शन का पी मैच कर जाएगा, यस कि वो भी sir. एक ही मैक्सिमम है। और क्वेश्चन नंबर 1 को तुम एक काम कर लो, उसको कर लो तुम 5s नहीं 4s कर लो। 4s सॉरी करेगा। ए पार्ट को 4s कर लो, मैच कर जाएगा। ठीक है भैया, एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कैलकुलेशन करना है, हाथ चलाना कॉपी में तुम सब लोग, साले ऑनलाइन वाले तुम लोग भी लिखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कैलकुलेट करके d अपॉन अंडर रूट 3a0 की वैल्यू बताओ। अंडर रूट 3a0 है तो 1.73, ले यार अंडर रूट 3 नहीं बोलते उसको। लिखा है फॉर 3s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम एक वेव फंक्शन गिवन है, रेडियल वेव फंक्शन है ये, रेडियल वेव फंक्शन है, z की वैल्यू 1 लेना है, हाइड्रोजन एटम बोल दिया। बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 रेडियल नोड। अरे तुम्हें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का साइज स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना है बस। रेडियल नोड के बारे में पूछा है ना, मैक्सिमा के बीच में थोड़ी डिस्टेंस पूछी है। तो भैया d अपॉन अंडर रूट 3a0 की वैल्यू हमको बताओ, इंटीजर आएगी, इंटीजर वाले हैं ये क्वेश्चंस। d अपॉन अंडर रूट 3a0 की वैल्यू बताओ दोस्त। वेव फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन को जीरो करना है तो आगे जो बड़ा सा लिखा है 1/8 अंडर रूट 3 फलाना धमाका, उसको जीरो पुट कर देना ऐसे ही, क्योंकि वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा जीरो। एक वेव फंक्शन को उठा के जीरो पुट करना है, लेकिन वेव फंक्शन को नहीं करना है, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर को करना है। तुम्हें साई दिया है, पहले साई का स्क्वायर करो, 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, उसको उठा के जीरो पुट कर दो, और फिर दो नोड आएंगे, कहाँ कहाँ जीरो होगा, जीरो इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब दो और आएंगे पॉइंट, उन्हीं के दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा होगा, करके बताओ। आंसर मत देखना, हम बोल रहे ना आंसर गलत लिखे हुए हैं। इस इंटीजर की वैल्यू बताओ, क्वाड्रेटिक के बिना नहीं सॉल्व होगा ये। d अपॉन अंडर रूट 3a0 की वैल्यू बताइए, d अपॉन अंडर रूट 3a0, फिर a0 साले इंटीजर बता रहे हैं। d अपॉन अंडर रूट 3a0, d डिस्टेंस तुमको तो क्या दिया है, दो रेडियल नोड के बीच की डिस्टेंस, तो रेडियल नोड के बीच की डिस्टेंस a0 के टर्म्स में आएगी, तो d जब पुट करोगे तो अंडर रूट 3 भी नीचे है, तो इसका मतलब अंडर रूट कहीं कट रहा होगा जरूर। d अपॉन अंडर रूट 3, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ना, उसको जीरो पुट कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल को उठा के जीरो पुट कर दो बस। 3 आ रहा है। अच्छा, और लोगों को बताने दो। 3 भैया d अपॉन 3 आ अंडर रहा है रूट सर। 3a0, हाँ ठीक है, मिडिल वाले जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा, उसी को सर तो D जीरो की पुट वैल्यू करना है 3 तुम्हें। रूट 3a0 आ रही है। ऐसा ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि d की वैल्यू कितनी है, 3 रूट 3a0। 3 रूट 3a0 बता रहे हैं ये। तुम लोग बताओ, यही आ रहा है d की वैल्यू 3 रूट 3a0, तो भैया d अपॉन रूट, क्वेश्चन साले पढ़ते नहीं हो। d 3 रूट 3a0, मतलब आंसर फाइनली इसका 3 आ रहा है। तुमने क्या किया होगा सब लोगों ने, ये 27 माइनस 18r अपॉन a0 प्लस 2r स्क्वायर अपॉन a0 का स्क्वायर, इसको जीरो पुट करना है बस। अरे बाकी सब तो जीरो हो ही गए,
तो इससे क्वाड्रेटिक जो बनी वो क्या हो रही, आर स्क्वायर इंटू, बताओ हमको, बनाओ जरा, बना के बताओगे। ये हो गया 27 a नॉट स्क्वायर, 27 कहाँ आएगा ये इसके आगे, नहीं ये तो 2r स्क्वायर और 18 a नॉट r, 27 a नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे r1 r2, r1 माइनस r2 की वैल्यू जो आएगी वही d है, और वो हो जाएगी 3 √3 a नॉट। और यहाँ से जो आंसर पूछा है d/√3 a नॉट, उसकी वैल्यू फाइनली आंसर इंटीजर में इसका 3 आ जाएगा। अब बताओ कोई ऑनलाइन वाला किसी को डाउट, कुछ नहीं डाउट है? चलिए अब एक काम करिए, नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे आ जाओ। पेज नंबर 22, तो सॉरी 10 के बाद 11 आएगा। नहीं अभी रुक जाओ, 11 पे मत आओ, तुम एक काम करो, इंटीजर है उसमें कर लोगे इंटीजर, अरे इंटीजर ऐसे हैं, एक काम करिए पेज नंबर 9 पे आ जाइए। पेज नंबर 9 पे सोच समझ के क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 18 सुनो। एंगुलर वेव फंक्शन यहाँ पे थ्योरेटिकली यूज किया गया है, कैलकुलेशन कभी भी एंगुलर वेव फंक्शन पे नहीं आएगा। देखो दोस्त, लिखा है पहला वाला रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर के बीच में ग्राफ है, कौन सा फंक्शन है वो? अरे अभी तो बताए थे, पक्का एस वाला होगा वो, नहीं समझ रहा हूँ। Yes. हाँ तो एस, हाँ तो ऊपर से ऐसे आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, ये तो 4s है ये, 4s. आई 4s, तो 4s मैच कर गया। बी वाला बताओ, बी भाई, बी वाला भी 4s। अच्छा एक बात बताओ, बी वाला, हाँ बी वाला क्यू भी होगा, तो बी का पी क्यू दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता? 5p भी तो हो सकता है। यस सर, मेरे भाई ए पार्ट का सिर्फ 4s होएगा, लेकिन बी पार्ट का पी क्यू दोनों हो सकता है, वहीं पे लिख लो आंसर। अच्छा ठीक है, सी पार्ट, अच्छा एक मिनट किस में पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, आंसर आ सकता है इसका टेंटेटिव ग्राफ। अच्छा बी वाले का आएगा पी क्यू एस, अरे बी वाले का पी क्यू एस तीनों हो सकता है। ऑनलाइन वालों तुम लोग समझ रहे हो बी का आंसर पी क्यू एस? यस भैया पी भी वही है, क्यू भी वही है, 6 और एस भी वही है, बन सकता है 6dxy ठीक है। पे भी आ रहा है इसमें। ए वाले का सिर्फ आएगा पी और बी वाले का आएगा पी क्यू एस। सुनो अब सी पार्ट हमको बताने दो, लिखा एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, वहां फाई मिसिंग है शायद, थीटा लिखा ना, थीटा एंड फाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया एस ऑर्बिटल में तो डिपेंड नहीं, एस ऑर्बिटल में इंडिपेंडेंट होता है ना, आपको बताएं, सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले तुम लोग भैया, एस ऑर्बिटल में थीटा फाई से कोई मतलब नहीं होता, तो आंसर इसका सी वाले का कौन सा मैच करेगा? क्यू, S वाला क्यू क्या? और एस, क्यू और एस, क्यू एस दोनों मैच करेंगे। और लिखा है एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, एस में तो होता नहीं, इसमें नहीं, क्यू एस, इसमें क्यू एस हो जाएगा इसमें। यस सर। तो डी वाले का भी क्यू एस, सुनो 18 के ए पार्ट का आ गया पी, बी का आ गया पी क्यू एस, सी वाले का आ गया क्यू एस और डी वाले का भी क्यू एस। पेज नंबर 8 पे आ जाओ, 8, पेज नंबर 8, चुपचाप देखो भैया। हाँ ऐसा ना कहो, गड़बड़ हो जाएगा, फिर कह नहीं सकते, फंस जाएगा ना, एक एंगल दिया होगा कैसे बात करें, थीटा फाई दोनों की बात कर रहा है, ऐसे सोचो। चलो देखो पेज नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 लाइन से करवाते हैं। देखो लिखा है इन वेव मैकेनिकल मॉडल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिमेन्स सेम। क्या कहना चाहता है ये? एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेव मतलब श्रोडिंगर के हिसाब से क्या ये है सही कि भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिमेन्स सेम? चलो आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो फिर बताना। लिखा है dxy ऑर्बिटल लाइज इन yz प्लेन, dxy ऑर्बिटल, अरे मेरे भाई dxy तुम लोग नहीं जानते हो dxy, अगर x मानोगे y मानोगे तो dxy कैसे आता है?
अरे मेरे भाई ऐसे इन बिटवीन ऐसे आता है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है वो, तो उसने लिखा लाइन वाइजेड प्लेन, ये तो गलत हो गया, समझ रहे हो दोस्त। सी पार्ट देखिए, वाइजेड प्लेन इज नोडल प्लेन फॉर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, बिल्कुल होता है, नहीं होता, वाइजेड प्लेन की बात किया है। अरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे होता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, नहीं, और सॉरी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ ठीक है, ये नहीं होगा, गलत लिखा है ये भी। अरे वाइजेड प्लेन नोडल प्लेन कैसे हो सकता है भैया, वाई तो क्रॉस कर जाएगा, गलत हो गया, तो आंसर बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी पे आ जाओ। लिखा है नोड इज अ पॉइंट इन स्पेस वेयर साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सुनो तो, नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे साई भी 0 होता है, साई स्क्वायर भी 0 होता है, तो सी डी ऑप्शन जो लिखा है वो ट्रू लिखा है। सुनो, नोड में वहीं पे लिख लो कि साई भी 0 होता है नोड पे, कोई भी साई का वेव फंक्शन देख तो उठा के, जितने पढ़ाए हुए तुम्हें, साई भी 0 होता है, साई स्क्वायर भी 0 होता है, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है, वो भी 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, बताओ भैया। ए पार्ट के बारे में क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में सेम, ये गलत है, सेम नहीं होगी, ठीक है भैया, डी ऑर्बिटल ऑप्शन में ट्रू सब है, अलग अलग हो जाएगी। चलो हाँ सब में अलग होगी। 13 वाला देखिए, रुक जाओ, 13 में लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, लिखा इफ द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0, मतलब एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एल की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, अरे एस ऑर्बिटल में यस स्फेरिकल ही सर, होता है, इसमें तो ट्रू है स्फेरिकल ये, ही होता है। चलो ठीक है। बी पार्ट लिखा द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये गलत है, एजिमुथल से होता है शेप एल Azimuthal से से हो- मिलता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, मतलब आंसर ये एक्चुअली में ये चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है। सी पार्ट लिखा है एंगुलर मोमेंटम, साले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थोड़ी बोल रहा है, एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, एम वी आर वो NH अपॉन 2 पाई होता है, NH/2 अलग तो अलग एन है। की वैल्यू 1 2, तो अगर ये यहीं पे इनकरेक्ट लिखा हो होता, जाएगा, ये अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता तब इक्वल तो होता तब ऑर्बिटल में सही एल होता की सर। वैल्यू सबके लिए 0 आती ना, तब है। सेम यस आता, सर। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई है, ठीक है दोस्त। अरे वही सॉल्यूशन लिख भी तो लो एम वी आर, नहीं तो कल के तुम खोजते घूमोगे। और डी पार्ट क्या लिखा है, इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद सेम स्पीड, ये तो बदतमीजी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है सेम स्पीड से, शेल में ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका BCD है, अरे Yes, sir. इनकरेक्ट स्टेटमेंट BCD है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में सुनो, हमारी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 में पीछे आंसर 2 दिए हैं, लेकिन इसके 3 आंसर हैं, और इनमें शायद BCD में से कोई एक आंसर दिया है या नहीं दिया, वो गलत लिखा है, जो भी है तुम लोग करके बताओ हमको, हमें करेक्ट आंसर बताओ, हमें याद आ जाएगा क्योंकि हम लास्ट ईयर करा चुके हैं इसको, उसके पहले भी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो सब लोग ऑनलाइन वालों, हमें करेक्ट आंसर बताओ, पीछे जो दिया है पक्का उसमें से एक आध इनकरेक्ट है, जो देना चाहिए वो नहीं दिया है, और जो नहीं देना चाहिए वो दे दिया है शायद पीछे आंसर। लिखा है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सुनो तो रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहा है, PR दिया है तो साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और उसको भी डिफरेंशिएट करके दे दिया है, लो अरे उसको डिफरेंशिएट करके दे दिया है, उसको 0 पुट करोगे मैक्सिमा आ जाएंगे। लिखा है डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, और डी PR/dr की वैल्यू 1s ऑर्बिटल के लिए दी हुई है। चलो बताओ बे क्या क्या आएगा, और सुनो Z की वैल्यू अलग अलग रखने पे आंसर आएगा, लिथियम +2 डबली आयनाइज्ड लिथियम है भाई, उसके लिए Ln की वैल्यू, Z की वैल्यू 3 रखोगे, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 रखोगे। चलो बताओ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस हाइड्रोजन के लिए तो A0 है, तो ठीक है डी पार्ट चलो हम बता देते हैं ट्रू है, ठीक है। अब बाकी हमको नहीं पता, पीछे देख के, पीछे देखो, अच्छा चलो पीछे गलत लिखा है हमें पता है, डी एकदम सही है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक ही मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। तो मेरे दोस्त ABC में अभी बताओ तुम लोग ऑनलाइन वालों, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है उसके आगे करने की कोशिश करो। सी तो गलत है सर, A भी D होना। अच्छा, अरे डिफरेंशिएट करके 0 ही तो पुट करना है, कुछ करना ही नहीं तुमको, फिर लो डिफरेंशिएट करके वो पहले ही दे रहा है तुम्हें, उसी को 0 उठा के पुट करना है क्या,
लो उसको उठा के 0 पुट कर दो और z की वैल्यूज पुट कर दो, अप्रोप्रिएट वैल्यूज। और लोगों को बताने दो। चलो आंसर जो है 14 का हम मानते हैं, पूछ रहे हैं ABCD में से। चलो D हमने बता दिया ट्रू है, और बताओ। B भी सही है, सी गलत और बताओ लोग। A भी सही है, C गलत है। पीछे शायद देख लो अपने आप, इसमें कुछ गलती दी होगी, हम जानते हैं इसको। क्या दिया है पीछे? C दिया है, ACD दिया होगा, ABCD। अच्छा तो गलत है, वो C नहीं है, ठीक है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 चुपचाप पढ़ो। 15 लिखा है एन ऑर्बिटल विद L इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट न्यूक्लियस। अरे S ऑर्बिटल है भैया, S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिकल ही होता है। और सुनो, लिखा है बी पार्ट, एन ऑर्बिटल विद L इक्वल टू 1 इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। L इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल। अबे वो सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकली नहीं होता। S ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, p ऑर्बिटल डंबल के हिसाब से सिमेट्रिकल होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत लिखा है, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फीयर के तरीके थोड़ी सिमेट्रिकल होता है p ऑर्बिटल। ऑब्वियसली न्यूक्लियस का राउंड सिमेट्रिकल होता है, एक लोब इधर आएगी न्यूक्लियस से, एक लोब इधर आएगी, स्फीयर थोड़ी होता है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन लिखा है 3z², बिल्कुल करेक्ट है। z एक्सिस के अबाउट ऐसे बनता नहीं गोल गोल डोनट, हाँ डोनट। तो क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी है, ठीक है। अब सुनो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 16 में पेशेंस रखो। ऑनलाइन वालों 15 समझ गए? किसी को डाउट 15 में? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। 16 देखिए, सब लोग 16 पढ़ो, ए पार्ट साथ साथ पढ़ना, कोई डाउट हो तो बताना। लिखा है रेडियल वेव फंक्शन आर अ पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटम नंबर n ओनली। सर n और l दोनों पे डिपेंड करता है। बी पार्ट देखिए, एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट लिखा है, बिल्कुल सही है। सही है सर। और यस सर, डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट। हाँ वो बी पार्ट एकदम करेक्ट है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट पूरा पढ़ना, आर थीटा फाई सब लिख डाला उसके अंदर। लिखा है साई स्क्वायर आर थीटा फाई इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। बिल्कुल सही है, यस सर, क्योंकि सही। स्पेस में रेडियल एंगुलर दोनों वेव फंक्शन आएंगे, और साई Yes, स्क्वायर sir. को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब उसने थीटा फाई आर सब ले लिया तो एकदम सही है। तो बीसी इसका ट्रू है। अभी डी भी पढ़ लीजिए। लिखा है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीआर। सुनो तो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीआर होता है 4πr² इंटू r² gives the probability of electron being present at a distance r from the nucleus। ठीक तो है, ये भी कर। कौन सा? r²। अच्छा r वही रेडियल वेव फंक्शन होता है, अभी बताया था ना। r को साई nl ही लिखते हैं। 16 का आंसर BCD ट्रू है, ठीक है भैया। एक काम करो, सुनो तो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, जानते हो क्या है? सुनो तो, 9 में एक चीज मिसिंग हो गई है, हमारे में मिसिंग है, तुम्हारे में वेव फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए। हाँ तो वो हाँ एक्चुअली सर, जगह हमारे है में वहां भी पे। नहीं। हाँ तो वो स्पेस है, वो प्रिंट नहीं हो पाया, वो है ना, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ोगे नहीं, वो शीट में दिया है 3s निकाल सकते हो, ठीक है। छोड़िए उसको, 9 वाला छोड़ दीजिए, मिसिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो एंगुलर वेव फंक्शन पे भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन नहीं करना है हमें बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है अ नोड इज अ पॉइंट इन स्पेस वेयर द वेव फंक्शन साई हैज 0 एम्पलीट्यूड। बिल्कुल, साई भी 0 होता है, साई स्क्वायर भी 0 होता है, साई स्क्वायर भी 0 एम्पलीट्यूड, बिल्कुल। फिर लिखा है नंबर ऑफ मैक्सिमा या पीक इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज n-l। तो अभी तो बताए थे ये सारे, यस सर, n-l मैक्सिमा होते हैं, n-l-1 रेडियल नोड होते हैं। तो ये भी सही है, दोनों करेक्ट है। सी पार्ट, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 4πr² इंटू r² nl। अबे nl तो ठीक होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर पे ही तो कैपिटल आर डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन। तो गलत कह रहे थे क्या बेटा? साले गिरा रहे।
चलो ठीक है, रेडियल ए रुको रुको, अभी कहाँ भाग रहे हो, अभी 3 ऑप्शन हुए, चौथा ऑप्शन देखो, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताओ। डेंसिटी, तो ABC सही है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 2 3px के लिए, अरे नोड की बात कर रहा है, यस सर सही तो नहीं नहीं नोड की बात इसने, देखो हमारी बात सुनो, सर px ऑर्बिटल जो होता है वो x एक्सिस पे होता है, सर n-1 होता है टोटल नोड। टोटल नोड्स की वैल्यू n-1 आती है, सर वो क्या? कैपिटल आर का स्क्वायर थोड़ी ना सर वो होगा कैपिटल सर, आर क्योंकि होगा बस, कैपिटल आर होना चाहिए, गलत। तो Yes, साई sir, स्क्वायर यही पे कहना तुम लोग चाह आर रही थी कहते मैं। हैं। सर क्योंकि साई स्क्वायर आर होता है तो साई नहीं नहीं स्क्वायर का हमारी स्क्वायर बात थोड़ी सुनो, ना करते हैं हम। हमारी बात सुनो दोस्त, वो एक्चुअली में आर वहां पिछली जगह, फिर इसका मतलब गलत पड़े हो, साई स्क्वायर आर को ही आर स्क्वायर बोलते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पे लिखे हो साई स्क्वायर आर को कैपिटल आर स्क्वायर कर लो, वो उस जगह सर थोड़ा गलत हो आगे गया वो कैपिटल आर है। दिया था थोड़ा। एक मिनट, हाँ वो भी, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, हम बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी 1 मिनट, एक काम करो आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बता देते हैं, करेक्ट करवा देंगे, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, हम समझ गए तुम लोग का डाउट क्या था, ये भी यही कह रहे थे, तुम भी यही कह रहे हो, यही कह रहे थे ना तुम लोग, अभी रुक जाइए, पहले एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, n-1, रेडियल नोड होते हैं n-l-1, एंगुलर नोड होते हैं l, दोनों को ऐड कर दोगे n-1 आते हैं, n-1 होंगे, तो इसका मतलब 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आना चाहिए 3px सर, ऑर्बिटल 3-1। करेक्ट लिखा है भैया, टोटल नंबर ऑफ नोड, फिर इसके लिखा है नंबर ऑफ मैक्सिमा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर वर्सेस r2, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त, तो वो जो आपने लिखा हुआ है ये साई स्क्वायर आर, वो एक्चुअली में आर स्क्वायर ही था, उसको करेक्ट कर लो, और जो y था साई स्क्वायर थीटा फाई, उसको भी y स्क्वायर कर लो, उसको भी थीटा y स्क्वायर भी कर लो, फर्स्ट पेज पे जो शीट आपको दिया है उसको फर्स्ट पेज पे है ना भैया, फर्स्ट पेज पे, ये पक्का है, ये करेक्ट है, ठीक है दोस्त, अरे कर लो, 2-4 मिनट और लगेंगे अभी, अभी चलिए, पेज नंबर 7 पे आओ, 7 पे आओ, नहीं आओगे, अच्छा 7 पे, ये तुम लोग बातें नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 11 का A ट्रू है, B भी ट्रू है ना, C भी ट्रू है, अरे क्वांटम नंबर NLM 3-1 - 1 पॉसिबल है, और D वाला, D भी सही है, तो इसके ये भी true ABCD, है। ABCD हो गया, एक काम करिए, बाकी वाले आप करोगे, हम IIT वाले वो वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सीधे एडवांस वाले आते हैं, पेज नंबर 11 पे, सुनो, हम बता रहे हैं ना मोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक मतलब श्रोडिंगर पे इससे ज्यादा डिफिकल्ट आया नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा सोच समझ के करना है, सुन लो बे, और 3-3 मैचिंग भी आई थी पहली बार IIT में, उसके बाद 3 मैचिंग कभी आई नहीं, A से B भी मैच कराना है, A से ऐसे करके, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, ऐसा पढ़िए, देखिए लिखा, वेव फंक्शन NLM is a mathematical whose value depends on spherical polar coordinate r theta phi of electron and characterized by quantum number NLM, पेज नंबर 11 पे पढ़ा रहे हैं हम, here r is the distance from nucleus, theta is co-latitude and phi is azimuth in the magnetic, ये mathematical function given table z ऐसे करके है ना, z बोला है एटॉमिक नंबर, A0 बोला है बोर्स रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्त, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स लिखे हैं, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3z ऑर्बिटल है ना, और कॉलम 2 में क्या लिखा है, कॉलम 2 में देखोगे तो वो तो 1s का वेव फंक्शन लिखा है, अबे नहीं समझ रहे हो, अरे पहला वाला z/a0 की पावर 3/2, ठीक है, अच्छा दूसरा बोला है 1 रेडियल नोड, फिर कॉलम 3 में cos थीटा का एक फंक्शन आ रहा है, मिसिंग तो नहीं है कहीं किसी के उसमें, cos थीटा आ रहा है, अभी समझोगे, इसका मतलब है उसने एंगुलर वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है दोस्त,
एंगुलर रेडियल मिला के NLM तीनों दे रखा है ना उसमें, और XY प्लेन इज द नोडल प्लेन। तो कुछ तो बड़े इजी से दिख रहे हैं, जहां 1 रेडियल नोड, नोडल प्लेन, मतलब आंसर। और लास्ट में कॉलम 3 में देखो, पहला लिखा है एक वेव फंक्शन। कौन सा वेव फंक्शन सा नजर आ रहा है तुमको? 2s का नजर आ रहा है ना वो? yes 2s का sir, नहीं आ 2s रहा है, साफ साफ 2s का नजर आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम ये इसने दे रखा था क्वेश्चन में। और एस ऑप्शन में लिखा है एनर्जी एक्साइटेड, तो वो तो बोर्स मॉडल से ही हो जाएगी। अरे सुनो, तो जो एस लिखा है ना कॉलम 3 में, वो बोर्स मॉडल से हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत अब हो रही है, ये तो आपको डेटा दे दिया गया। अब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जिसको यहाँ पे 25, 26, 27 मैच करना है। मैच करो 25, 26, 25 का एक लोग कुछ बता रहे हैं, और लोग बताओ, जल्दी करो भैया। 25 का पहले ही झटके में कर लिए, 25 सही का बता सर रहे हो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 25 का। बी कर लिया तो बहुत बढ़िया है, Yes, मतलब एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया। चलो 26, 27 में सोच समझ के करना, गलत ना होने पाए। ये अभी तक का डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब लेकिन क्या है, ऑप्शन देख के मैच करना। सुनो, ये मत सोचना कि हम सब कुछ कर ही डालें, अरे ऑप्शन देख के मैच करने की कोशिश करो इधर से उधर। तो 25 का बी ऑप्शन, इसे कर लो फिर छोड़ देंगे क्लास। 25 का बी हो गया। और बताओ दोस्त, 27 तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। तो 26 में डी बोला है, बोल रहे हो तुम, लेकिन ऐसा है, देख लो भैया सब लोग, बाकी लोग। बी इनकरेक्ट पूछा है भाई 26 में। 25 का सेकंड ऑप्शन है, ऐसा हमको बताया आप लोगों ने। 26 का बताओ। करेक्ट बता रहे हो या इनकरेक्ट बता रहे हो? इनकरेक्ट ए पक्का कैसे हो सकता है बताओ? और भी देख लो, और भी ऑप्शन देख लो, और भी ऑप्शन देख लो। वो ए करेक्ट बता रहा है, तुम इसको इनकरेक्ट कैसे कह रहे हो? बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत प्यारा। ऑनलाइन वालों कुछ बताओगे 26 का? 27 का भी डी आ रहा है। अच्छा 27 कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा वाला है। अच्छा 26 का तो नहीं बताया तुमने यार, तुम 27 पे जंप कर गए। 26 का सर डी। बहुत प्यारा दोस्त, तो मतलब हो गया। 27 का करके बताओ। 26 का डी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी करो भैया, ये ऑफलाइन वाले सब कर लिए भाई, तुम लोग ऑनलाइन वाले एक ही दो लोग बता रहे हो, 3 लोग। 25, 26 हो गया, 27 का बताओ। 27 का कैसे डी बता रहे हो तुम? सॉरी सर, डी नहीं, बी बी लास्ट। एक काम करो तुम लोग, कर लो, अब दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। सुनो, दोनों के डी आएंगे, 26 का भी 27 का भी, लास्ट ऑप्शन डी, दोनों के डी आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों आप लोग कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अवेलेबल है। अब ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ उसी का डी तो बता रहे हैं। yes sir ठीक है दोस्त, थैंक यू। हाँ ब्रेक ले लो।